अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं सब मेरे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद आई हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सकी। लेकिन आप एकदम से चैनल से सारे गायब हो गए। मुझे लगा था कि आप पीछे से नावल पढ़ते होंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे नावल पोस्ट हुए थे। तो मैंने अभी देखा है, सारा चैनल को देखा, लेकिन आपने बहुत कम रिस्पांस दिया। क्या कोई नाराज़गी चल रही है या कुछ हुआ है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो बग़ैर देर किए इस नावल को शुरू करते हैं। इस नावल का नाम है सरदारनी और इसकी राइटर है मंतशा। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करो मेरे साथ। मेरे बाप ने हमेशा तुम लोगों का साथ दिया है और तुम लोग अब मुझे इतना भी आसरा नहीं दे सकते कि अपने घर में पनाह दे दो। वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लोगों के दरवाजे बजा बजा के। रात के 2 बजे थे और वो सड़कों पर घायल भागती हुई मोहल्ले तक पहुंच गई थी। कोई है? खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सबके दरवाज़ों को वो पीट रही थी। करीम चाचा दरवाज़ा खोलें। आपको सजीला की कसम, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। वो अब किसी के दरवाजे को जोर जोर से पीट कर बोल रही थी। फिर वो सामने वाले घर की तरफ भागी। शबाना खाला, आप ही सुन लें, आप तो मेरी माँ को बहन कहती हो। पर कोई नहीं था जो दरवाज़ा खोल रहा था। दिसंबर की सख्त सर्दी की रातों वो मारी मारी लोगों के घरों के दरवाजे बजा रही थी, और ये नहीं था कि कोई सुन नहीं रहा था। सबको इसकी सिसकियां सुन रही थी, पर कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तभी पीछे से इसकी बहन अशल की आवाज़ आई, आपी। इसने पीछे मुड़कर देखा, वो भागी हुई आई है अशल। वो भागकर इसकी तरफ बढ़ी। इसके कपड़े फट गए थे, सीने से कमीज फटी थी। अशर, ये क्या है? आपी। वो इसके सीने से लगी। इसने अपना दुपट्टा उतार के इसके गिर्द लपेटा। अली कहाँ है? अशल, इसे अपने भाई का ख्याल आया। आपी, वो देखिए आपी और अम्मी। वो भागकर सामने इनके पास की, जो दूर दोनों आधे मरे से पड़े थे, भागकर इनके पास गई। अम्मी अम्मी, वो गुनूदगी में थी। शाल, तुम्हारे बाबा बाबा कहाँ हैं? इसकी माँ ने सामने दरख्त की तरफ इशारा किया, जहाँ इसे दरख्त के साथ लटकाया गया था, जहाँ वो अभी तड़प तड़प कर मर रहा था। बाबा, एक चीख के साथ इसकी जान निकली और भागकर इस दरख्त की जानिब भागी। इससे पहले वो वहां तक पहुंचती, दरख्त पर लटके इसके बाप का जिस्म बेजान हो चुका था। बाबा बाबा, वो चीख चीख से हिला रही थी, पर जिस्म बेजान हो चुका था। बाबा बाबा, रोने की आवाज और सिसकियां वो पागलों की तरह इसे किसी तरह दरख्त से हटाने में लगी थी। बाबा, अपी माँ। इसने पीछे मुड़कर अपनी बहन की आवाज़ पे देखा, जहाँ इसकी माँ लंबे लंबे सांस ले रही थी। माँ भागकर वो अपनी माँ के पास आई। अम्मी अम्मी, कोई तो निकलो, खुदा का वास्ता है, क्या मेरे माँ बाप तुम लोगों को की मुसीबत में काम नहीं आए थे क्या, जो तुम लोग इतने बेहिस हो गए हो? वो उठकर जोर जोर से दरवाजे बजा रही थी, पागलों की तरह। कोई ना निकलेगा? सो रहे होंगे, क्यों लोगों को परेशान कर रही हो? पीछे से आने वाली आवाज पर वो रुकी। कुत्ते, वो किसी घायल शेरनी की तरह इसकी तरफ भागी थी, और किसी ने पीछे से पकड़ के इसके बालों से पीछे फेंक दिया था। शाल, इसकी माँ की जरा सी आवाज निकली थी। अम्मी अम्मी, वो इसकी तरफ भागी थी। अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। पानी। इसकी माँ के होंठ खुश हो गए थे। सामने लगे चौराहे के नलके की तरफ भागी, हाथ में पानी लिया। जब इसकी माँ के करीब आए तो उसके हाथ पर एक जोरदार चीज आके लगी। मरी है वो बेचारी, क्यों इसको फजूल में बचाने की कोशिश कर रही हो? देखो इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वो इसके करीब आके नीचे बैठ कर बोला, चलो इसकी मुश्किल आसान कर दो। इस बेचारी को ये लो। इसके हाथ में चाकू देते हुए कहा कि लो, इसको अपने हाथों से मार दो। देखो ना, तड़प रही है वो। चलो शाबा, जल्दी करो। अशा का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने हाथ से ही चाकू इसके आर पार कर दे। मैंने कहा मारो इसको। वो बस यकटक इसको देख रही थी, और एक जोरदार थप्पड़ शाह के मुंह पर पड़ा था। रस्सी जल गई, पर बल नहीं गए। मार अपनी माँ को मार, वो गुस्से से कराया। साकी दूसरी लड़की को पकड़ इसकी आंखों में देखकर वो बोला, और इसके हुक्म की तकमील करते इसका गुलाम आगे बढ़ा और इसके कपड़े फाड़े। इसकी नजर अभी तक शाल पर थी। नहीं, रुक 1 मिनट, सबको इनके घर से निकाल, सबको बुला, यहाँ दिखा लोगों को बगावत का अंजाम कैसा होता है। आइंदा कोई भी हम जिम्मेदारों की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। निकाल सबको। और शाल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। निकालो सब। 5 मिनट बाद सब बाहर थे, और सब देख रहे थे इनको। ओए, अब आएगा ना मजा। चल मार अब अपनी माँ को। अपनी माँ पर नजर जमाए बैठी थी। इसने इसके बालों से पकड़ कर कहा, इसे मार, थू है तुझ पर। वो गुस्से से इस पर थूक कर
थूक फेंक कर गराई, कपड़े फाड़ लड़की के वो गुस्से से चलाए और एक मुलाजिम ने पकड़ के इसकी कमीज पीछे से फाड़ दी। वो चलाई, आपी छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, ये देखो हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है छोड़ दूंगा, फिर मार फिर अपनी माँ को। इसको फिर से हाथ में सही से चाकू पकड़ाकर बोला, चल मार, इसको मारेगी तेरी बहन की जिंदगी बख्शी जाएगी। वो माँ को हसरत और मोहब्बत से देख रही थी, जो आखिरी सांस गिन रही थी। इसकी माँ ने शाल के हाथ से चाकू छीनकर खुद की गर्दन के आर पार कर दिया। अशाल इसे सबके लिए तैयार नहीं थी। पलक झपकती इसकी माँ के सांसों की डोर टूट गई थी। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी आंखें खोलें। अशाल भी माँ के पास आई थी। दोनों बहनें रो रही थी। देखो मेरे गाँव के बासियों, ये होता है मुखालफत का अंजाम। वो बड़ी हकारत से बोल के इसकी माँ को लात मारकर सबके सामने गया। सब नीचे मुंह किए खड़े थे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पकड़ो लड़की और इज्जत को तार तार कर दो। उन्होंने आगे बढ़कर शाल को उठाया और चौराहे के बीच में डाल दिया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बहन को, उसने कहा था जान बख्शोगे इसकी, तुमने कहा था कि जान बख्शोगे इसकी। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है ना करो ऐसा। तुम सब क्यों चुप खड़े हो? क्या मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ? करीम चाचा आप मेरे बाबा के भाई बने थे, मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ तो करे। वो नीचे मुंह खड़े थे। फिर भागकर दूसरी तरफ गई। सजीला खाला मेरी माँ की बहन जैसी थी, आप मेरी बहन की कोई तो इज्जत बचा लो। वो सबसे भीख मांग रही थी और सब बेसद बुत बने खड़े थे। वो भाग के इन तीनों लोगों के पास की जो इसकी बहन पर भूखे कुत्ते की तरह लपके थे। अपनी सी कोशिश करके इसे बचाने की कोशिश की, पर जब तक वो इसके सारे कपड़े फाड़ चुके थे और वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। क्या हसीन चीज है ना तेरी बहन। वो भूखी शेरनी की तरह इस पर लपकी थी और पास पड़े चाकू उठाकर इसने इसकी टांग में घुसा दिया था और इसकी एक चीख की आवाज निकली थी, मार दे दोनों कुतियों को। वो गुस्से से चलाया था और अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज आई थी। ठिकाने लगाओ इनको, फेंको कहीं और इस लड़के को उठाओ, सा ले चलो, काम आने आएगा इससे। और शाल को उठाकर सड़क के किनारे नदी में फेंक दिए। इन्हें पता था कि अब ये नहीं बचेगी। की होया, अंदर क्यों चीख रहा है? अंदर से बाहर आती इस लेडी ने अपने छोटे की आवाज सुनकर कहा, दराज कद, खूबसूरत जैसे चार चांद लगा हो, काले रंग के लिबास, सर पे पहनी चादर की पग बना के बेहद बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अरे जिया ओ जिया, सोनिया दोनों भागी हुई आई थी। जी सरदारनी जी, सुंदर को लग रहा है कोई हादसा हुआ है, पता करो जंगल में सब खैरियत है। जी सरदारनी। वो दोनों हुक्म की तकमील करे करे वहां से चली गई, पर इसका दिल मुतमिन नहीं था, इसलिए वो खुद भी सुंदर पे बैठ कर निकल गई। ये जंगल बहुत बड़े रुकबे में फैला हुआ था। जंगल में किसी को इसकी इजाजत से दाखिला मना था और ख़ास बात ये थी कि यहाँ से दिन रात गरीब लोग गुजर सकते थे, पर कोई भी चोर डाकू, कोई बड़े और गलत जिम्मेदार नहीं गुजर सकते थे। यहाँ पे मौत छुप कर इंतजार करती थी और मौत भी ऐसी कि कोई पहचान नहीं सकता था ये है कौन। जंगल से एक रास्ता होके गुजरता था और इस रास्ते से बस जो गाँव के मजदूर थे वो अपने काम के लिए आ सकते थे, बाकी जो भी आता था मौत के घाट उतर जाता था। वो सुंदर पर बैठकर पूरे जंगल का जायजा ले चुकी थी। सब ठीक था। नदी जंगल से बाहर शुरू होकर जंगल के अंदर से होकर गुजरती थी। नदी के करीब से गुजरते हुए सुंदर रुक गया था। चलो सुंदर बच्चा, क्या हुआ यहाँ? और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वो नीचे उतरी, इधर उधर नजर दौड़ाई, जब इसे चांद की रोशनी में किसी का हाथ तैरता नजर आया। इसे जोर से सीटी बजाई जो पूरे जंगल में गूंजी थी। दो घोड़ों पर तेज रफ्तारी में चार साए इसकी जानिब बढ़ते नजर आए। वो नदी की तरफ मुंह किए खड़ी थी और इसकी इजाजत से पहले ही दो लोग इसमें कूद गए थे। मुंह पे उन्होंने नकब किए थे। लड़की जो बन्ना थी, इसके तन पे कपड़े नहीं थे। इनमें से एक ने अपने सर से कपड़ा उतार के इसके गिर लपेट दिया था। उठा ले चलो, वो ये कहकर मुड़ी। चलो सुंदर। वो फिर रुक गया और जोर से बोला, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी थी। जो दो बाहरी खड़े थे वो अब भी नदी में कूदे थे और 10 मिनट बाद एक और लड़की को निकाला। बाबा। वो जोर से आवाज निकालती तड़प के उठी थी। बाबा, माँ, अम्मी कहाँ हो? सब वो इधर उधर देख रही थी, पागलों की तरह सबको पुकार रही थी। तब एक लड़की इसके पास आ बैठी। होश में आओ, होश में आओ, कहाँ है मेरे मामा? बाबा, मेरी अम्मी कहाँ है? अलिया अशल दीवानावार बस वो पुकार रही थी, मर गए हैं सब। पीछे से आवाज है और एकदम खामोशी छा गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो अपने कानों पर हाथ रखे जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। वो उठ के भागी बाहर की तरफ। पीछे से एक लड़की ने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी गलती क्या थी? बस ये कि मैंने अपने बाबा का साथ दिया था। वो अपना जब्त खो गई थी और फिर से बेहोश हो गई थी। 2 घंटे बाद शाल को होश आया था और अब के
वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, गुमसुम, और इससे इससे नहीं पता था कि वो अब कहाँ है, किनके साथ है। जिस्म टूट चुका था और घायल थी वो बिल्कुल, जगह-जगह जिस्म ज़ख्मी थे। सॉरी, जगह-जगह पर जिस्म पर ज़ख्म लगे थे। खाना खा लो, उसने कोई जवाब नहीं दिया। खाना रख के वो चली गई थी, वैसे ही गुमसुम बैठी थी। 1 घंटे बाद जब वो बर्तन उठाने आई, वो ऐसे ही बेसुध सी बैठी थी। वो बाहर गई तो फिर थोड़ी देर बाद एक खातून अंदर आई, शक्ल से बावकार थी, हाथ में किसी दरबार के कंगन और गले में काली डोरी पहनी हुई थी। काले रंग के सूट में इनकी रंगत और निखर गई थी। जब ज़िंदगी दगा दे दी और खेल खेले तो फिर ज़िंदगी के साथ शर्त लगाओ, अब के तो जीती और अब अब बारी मेरी। और फिर सब कुछ छोड़ के निकलो अपने अंदर की हिमान को लेकर, ताकि ज़िंदगी भी तुम्हारे खौफ से खौफ खाए। इसकी आंखों से एक आंसू छलका, मुझे पता आसान कोई ना, मन्नू पता आसान कोई ना, पर अगर बाजी लगानी है तो फिर खौफ को भी खौफ आवे थारे मुंह को देख के। जाने वाले जा चुके, अगर ज़िंदगी बच गई है तो फिर इस ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लो कि जिसने करा है वो मौत मांगे, मौत ना आवे, जिंदा रहन की चाह ना रहे। इसने एक यकटक नजर उठाकर इसकी तरफ देखा और आंसू जोरों कतार आंखों से जारी हो गए। इसने इसका हाथ पकड़ा, बाहर ले गई। सामने देख थारी बहन की कब्र। इसने सामने देखा, नंगी मिली थी थारे साथ, तेरी जिंदगी बच गई, वो मर गई। इसका कर्ज है थारी जिंदगी पे। शाल भाग इसकी कब्र के पास की और फुट फुट के रोने लगी। वो फिर इसके पास आ बैठी। इनकी मौत का कर्ज थारे सर चढ़ गया है। इसने चाकू दिए इसके हाथ में, अगर उतार सके तो इसको थाम लियो, नहीं उतार सके तो खुद के आर पार कर लियो। इसने रोते हुए इस औरत की तरफ देखा, जे थामेगी इसको तो फिर रो जितना हो सके तो तू, और रो रो के अपनी सारी खुशियाँ सारी ख्वाहिशां इन हंजुओं की कब्र बना के दफन करके उठियो। फिर थारी एक आँख से हंजू ना कदी गिरे, रो जितना हो सके रो। आशा जोर से रो रही थी और फिर कदी ना दिल में चाह रहे रोन रोन की। एक एक पल से इसे याद आ रहा था इसका बाबा का हंसता चेहरा, बहन भाइयों की नोक झोंक, सब एक फिल्म की तरह इसकी आंखों से गुजरा था। बाबा आज आप इतना लेट क्यों हो गए? छोटी सी तहसील के छोटे से कस्बे में जिम्मेदारों के हाथ और खुद के बीच रहने वाला ये छोटा सा खानदान अपनी ही दुनिया में खुश था। असलम, इसकी बीवी रुखसाना, इसकी 2 बेटियां, शाला अभी सेकेंड ईयर में थी और शाल जो अभी 10वीं क्लास में थी। इनका बेटा अली जो अभी 5वीं जमात का तालिब इल्म था। छोटे से गाँव में रहने के बावजूद इन्हें अपनी बच्चों की तालीम के जेवर से रास्ता किया था। बहुत से लोगों के मसले भी थी, पर उन्होंने खास हवेली वालों से इजाज़त ली थी बच्चों को पढ़ाने की। और शाल का मैट्रिक का रिजल्ट भी अच्छा आया था, टॉप किया था इसने। और इसके ज़िला और गांव एक इज्जत बन गई थी। इसी वजह से वडेरों ने अपने गांव का नाम रोशन होने पर इजाज़त भी दे दी थी। इन्हें लड़कियों को 10 तक की इजाज़त बड़ी मुश्किल थी मिली थी। इसके बावजूद हवेली में मुलाजिम थे हिसाब किताब के, इसलिए अच्छी पहचान भी थी। बाबा आज आप जल्दी आ गए? जी बेटा, कुछ परेशान लग रहे? खैरियत नहीं बेटा, बस ठीक हूँ। कोई बात है बाबा? शाल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाबा पूछ रही थी, पर वो हर बार यही कहते थे ठीक हूँ, कोई बात नहीं। कुछ दिन से आप अपसेट हैं बाबा, मैं आपको देख रही हूँ, प्लीज़ बताएं क्या बात है? कोई बात नहीं, बस थोड़ा बेटा थोड़ी थकन हो जाती है, हवेली में आजकल काम ज़्यादा है। ऐसा नहीं है बाबा, आपने तो कभी भी काम को खुद पे सवार नहीं किया, आपको कसम है, बताएं क्या बात है? उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा और बीवी को। अशार अपने बाप को सोए नज़रों से देख रही थी। हवेली में कुछ दिन पहले छोटी बहू फौत हो गई हैं, उन्हें यूं ही थी मारी थी। कैस ने अपनी बीवी को कत्ल किया था। आपके जो ऑफिसर हमारे इलाके में आए हैं वो इन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहता है, पर कोई भी बयान नहीं देगा, सब डर रहे हैं। ज़िम्मेदार कैस ने सबको धमकी दी है, वो फजूल की टेंशन नहीं लेना चाहते। पर जब अपनी बीवी को मारा था इस वक्त मैं वही था। इसकी बीवी के घर वाले ही कम नहीं है। आखिरी लम्हे में इसके भाई के सामने अस्पताल में वो मेरी तरफ इशारा करके गई। जब इससे इसके भाई पूछ रहे थे कि किसने क्या किया है ये सब, अब वो कह रहे थे कि जो भी बात है मैं बयान दूँ, और जिम्मेदार ने सख्ती से मना किया है। मैं दोनों तरफ फंस गया हूँ, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मारा है इसको, बेचारी तड़प रही थी ज़मीन पर, मुझसे नहीं देखा जा रहा था। आपका दिल क्या कहता है बाबा? मेरी बेटी जैसी थी वो जब भी जाता था हालचाल पूछती थी बड़े प्यार से। मेरा दिल कहता है मैं गवाही दूँ। उठे फिर कहाँ? आपको अल्लाह पे यकीन है ना? किसी पर जुल्म होते हैं आप जब देखेंगे तो गुनाहगार हैं आप। तुम्हें क्या कैस छोटा बच्चा लगता है? वो जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे, मैं जान से मार दूंगी इसको, जिसने मेरे बाबा की तरफ भी देखा। अगर आपने ना दी तो गवाही ना दी तो इसकी बीवी
ज़ारा के भाई भी तो नहीं पीछा छोड़ेंगे और आप कह रहे हैं ना कि नया ऑफिसर आए इससे हम बात करेंगे, हमें सेफ्टी चाहिए। वो अपने बाप के साथ पुलिस स्टेशन आई थी, वो आना नहीं चाहता था पर वो ज़बरदस्ती लाई थी। अंदर साहब से बात करनी है। शाल ने काउंटर पर बैठे कांस्टेबल से कहा, जी बोलिए। पीछे से आवाज़ आने पर इसने पीछे छू कर देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा खासा हैंडसम ऑफिसर था जिससे देखते ही लड़कियां मर मिटे। चौड़ा सीना, दराज कद, हल्की दाढ़ी, ऊपर से ब्लैक यूनिफॉर्म। इस पर ऑफिसर की ड्यूटी सूट कर रही थी। ऑफिसर का यूनिफॉर्म सूट कर रहा था और अशाल को देखकर वो पलक झपकना भूल गया था। गुलाबी रंग के सूट में सफ़ेद रंगत तो गुलाबी होंठ। पहली बार इस गांव में कोई ऐसी लड़की देखी थी। सर सर, अशाल ने 2-3 बार आवाज़ दी। जी जी बोलिए, क्या कहना है सर? हम जमींदार की बीवी ज़ारा के कत्ल के बारे में आपसे कुछ बात करनी आए हैं। जी जी ज़रूर, अंदर आए। वो इन्हें अंदर ले गया था। बैठे आप मेरे ख्याल से वही हैं जिसको कहा जा रहा है कि मौका वारदात पर मौजूद थे। जी मेरे बाबा हैं। ओह अच्छा, हम यहाँ इस बारे में बात करने आए हैं। मेरे बाबा बयान देंगे पर वो लोग फिर हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बाबा को धमकी दी है। आप बेफिक्र है, मैं सब देख लूंगा, आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग ऐसे ही डर डरा के लोगों ने लोगों को चुप करवाया हुआ है पर आप लोग मेरा साथ दें तो इन लोगों को जेल की सलाहों के पीछे होने से कोई नहीं रोक सकता। सर आपकी बेटी हमने बहुत हिम्मत सर आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है जो इन लोगों के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए तैयार है। ये हम लोगों ने ही अपने सर पर सवार किया हुआ है कि ये लोग हमें कुछ बोले तो हमें जान से मार देंगे पर कानून इतना भी बुरा नहीं है। आप लोग हमारा साथ दें, हम आपको ज़रूर सेफ रखेंगे, कि मेरा वादा है आपसे। इसके बाद शाल उसके बाबा उठकर घर आ गए। मुझे डर लग रहा है शाल बेटा, कहीं मेरी वजह से तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए पप्पो के घर चले जाओ। जब ये मामला ठंडा हो जाए तो तुम लोगों को ले आऊँगा। नहीं बाबा, इस वक्त हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब वो कह रहा है कि हमें कुछ नहीं होने देगा। शाम के वक्त शाल उसके बाबा को दोबारा बुलाया था। वहां पहुंच के वो बयान दे चुके थे। आप लोग फिक्र नहीं करें, 2 कांस्टेबल आप लोगों के साथ जाएंगे और वहीं रहेंगे। जी शुक्रिया। अशाल ये कहकर बाहर अपने बाबा के साथ आ गया और वो वहीं इस भोली सी सूरत वाली लड़की में खो गया था। शायद रात नहीं सोया था। जब भी आंखें बंद करता शाह का चेहरा सामने आ जाता। रात तो गुजर गई थी, अगले दिन शाह का पेपर था और जाना भी जरूरी था। वो तैयार हुई थी जब एसएचओ वजदान इनके घर दाखिल हुआ। सलाम, कैसे हैं आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं? वजदान ने शाल को देखा जो काले रंग के सूट में इसकी जान निकाल गई थी। नहीं सर, हम ठीक हैं। और इधर पुलिस से शाल के बाबा के बयान पर जिम्मेदार केस को पकड़ कर ले गई थी। आप कहीं जा रहे हैं? जी मेरा पेपर है। तो किसके साथ जाएंगे? अकेले? इस वक्त हम अकेले नहीं भेज सकते, मैं छोड़ देता हूँ आपको। इस वक्त इसका बाप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक यही था जो इसका मुहाफिज और साथ देने वाला था। उन्होंने शाल को उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। क्या पढ़ती हैं आप? वो इस वक्त से बात करना चाहता था। 2 दिन में इसके दिल ने जो हलचल मचा रखी थी, आज अजब सा सुकून था। वो इसके साथ इसकी गाड़ी में इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। जी सेकंड ईयर में हूँ। बहुत अच्छी बात है, पहली लड़की हो इस गाँव की जो इतना पढ़ रही हो। जी ऐसा ही है। बाकी सब खामोशी से गुजरा। वजदान को जो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे और वो इसे बार बार देख रहा था। वो चुप करके खिड़की में देख रही थी। इससे नहीं पता था ही मिलना इसके लिए आखिरी मिलना था। यही मिलना इसके लिए आखिरी मिलना था। कैस को फिलहाल रिहा कर दिया गया था। इसके बाप अलियास ने ऊपर तक बात की थी पर अभी बस इतना था, वो गांव में रहेगा, बाहर नहीं जब तक अदालत फैसला नहीं करती है। शाल जब घर वापस आई तो घर पे कोई मौजूद नहीं था। बाबा, माँ, शाल, अली कहाँ हो? सब घर पर कोई नहीं था। शाम हो चुकी थी जब वो घर आई और सब घर पे ये सबको ना देख के से अजीब सा लगा। कहाँ है सारे? अगले ही लम्हे किसी ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वो इसके मुंह पर मार रखा और अगले ही लम्हे शाल बेहोश हो गई। जब होश आया तो कैस सामने बैठा था। मना किया था ना कि फजूल की हरकत ना करना, पर तुम लोगों को बात समझ नहीं है। जिसके बाल पकड़ के इसने शाल को जमीन पर दे मारा जिससे इसके सर में चोट आई। चल देख, अब तमाशा बचा ले अपने आप को। जामिद जा मांग सबसे, अगर कोई आया तो दिखा मुझे तेरी मदद कौन करता है। तेरे घर वाले भी तेरे महल्ले के चौराहे के बीच पड़े हैं। और शाल वहां से भागी, पाँव से खून और सर से खून में लथपथ भाग रही थी। दोनों लोगों के दरवाजे पे जा रही थी, कोई तो खोल दो। वो और अब वो अपनी बहन की कब्र पर बैठी जोर कतार रो रही थी। इसका सब कुछ खत्म हो गया था, मार दिया उन्होंने मेरे घर वालों को, सब कुछ खत्म हो गया। खुद को पीट रही थी और चीख रही थी। 4 घंटे में ससुर होने के बाद वो एकदम से चुप हुई, वहां से उठी और अंदर आई और खाना रखा था वो इसने खाया। और अब इसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। खाना खा के वो अपने बिस्तर पर लेट गई थी। सर्दी की वजह से जिस्म भी अकड़ गया था और जख्म भी दर्द कर रहे थे। ये को मरहम, एक लड़की सुंदर आई जो इसकी उम्र की थी। सब एक जैसे कपड़े पहनती थी, जितनी भी दिखी थी। और अभी तक इसे किसी मर्द की आवाज़ या कोई मर्द नजर नहीं आया था। खाना खा के वो अपने बिस्तर पर लेट गई। इसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, किनके साथ है। सर्दी की वजह से जिसम अकड़ गया था, जख्मों से खून निकल निकल जम गया था और
शदीद टी सूट रही थी। वही औरत और 2-3 लड़कियां सुंदर आई और ये लो कपड़े वही काला सूट और सर पर बांधने के लिए एक पग टाइप का कपड़ा था। इसने शाह की तरफ देखा, इसके पास आके बैठ के जंगल की सरदारनी का नाम सुना होगा, मैं वही हूँ। शाल की आंखें खुली की खुली रह गई। बचपन से उससे जंगल के बारे में बाबा से सुनती आई थी। बाबा बताते हैं इस जंगल में एक सरदारनी रहती है। 20 साल पहले जिम्मेदारों ने इसके साथ भी कुछ बुरा किया था, फिर इसने अपनी ही एक दुनिया बात कर ली थी। अब इस जंगल पर इसका राज था। यहाँ वो अपने हुकूमत करती थी, पर गरीबों के लिए वो बेहद अच्छी थी और जिम्मेदारों के लिए बुरी। बहुत लोग आए से मारने पर इस जंगल के वैश्यों ने इसी में गर्क कर दिए थे। अशाल के सामने कपड़े रखे, ये पहन लो, आज के बाद सरदारनी की मलकियत है तू, और अपने दिल को किसी काल कोठरी में बंद करके फेंक दे और दोबारा नाम ना लियो दिल का। आज के बाद तेरे घर दर सब यही और इस जंगल का फर्ज है तू। अरे मारी बात याद रखियो, वफादारी हमारे साथ कायम रखियो और दुश्मनी इनके साथ कायम रखियो। और दुश्मन के बेहतर घुस के मारियो, मैं थारे साथ हूँ। थारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा जब तक मैं हूँ। सोनिया रानी पीरा ने आवाज देकर सबको वहां पर जमा किया। जी सरदारनी, हमारे घर का नया फर्द आया है, इंतजाम करो। जी सरदारनी दोनों लड़कियों हुक्म की तकमील करते बाहर चली गई थी और दोनों ही सी की उम्र थी। सरदारनी की उम्र 40 के लगभग होने वाली थी। आज के बाद थारा जो भी नाम, थारी जो भी शनाख्त है, सब खत्म। आज के बाद थारी शनाख्त हम है और थारा नाम मलका है। कपड़े पहन कर बाहर आ जा। वो उठी, जब चुप करके कपड़े पहने, अपने जख्मों की दर्द को मनो मिट्टी दबा कर इसने वो काले रंग का सूट पहना और बाहर आ गई। अंधेरा था पर आग जलाई गई थी। आग के सर्द इर्द गिर्द बहुत सी औरतें बैठी हुई थी। कोई इसकी ही उम्र की थी और कोई इससे बड़ी थी। 1-2 बच्चियां भी थी। सुन को सारी सरदारनी ने खड़े होकर सबको मुखातिब किया। आज के बाद ये लड़की हमारी मलकियत का हिस्सा, हमारी मलकियत मतलब हमारी मलकियत। इसका नाम जो भी है, इनके बाद इसका नाम मलका है, सरदारनी की बेटी। ये अशाल ने एक नज़र से देखा और फिर नज़र झुका ली। कैसा खेल खेला था जिंदगी ने इसके साथ, कहाँ से कहाँ आ गई थी वो। सबने इसी आग पर गोश्त भूनकर शाल को सामने बैठाया। वो ना रोई ना हंसी, बस चुप करके सबको देखती रही। रात देर तक वो सब लोग जागते रहे। सब उठ के वहां से चले गए। बस सरदारनी और शाल बची थी। वो उठकर इनके पास आ गई। बेटी क्यों बनाया है, सर पर हाथ रख दिया है, बहुत है। यहाँ जितनी भी आई हैं सब थारी तरह ही खो के आई हैं। तो मेरी औलाद जैसी है। जिनके सर पर मैंने हाथ रखा है वो आग की तरफ देखती रही। सोनिया रानी मारा दाया बाया वाजू है। जब से थारे को चाकू चलाना, जंगल के कानून सब सिखा देगी और बता भी देगी। या अब थारे ये है कितने दिन में सीख जाओगी तू। सीख ही तो रह गई है अब जिंदगी में। अपने आप को जितना जल्दी संदल बना लेगी इतना ही बेहतर है। अपने दुश्मन को किस तरह मारना है इसके वास्ते अभी टाइम लगेगा। अपने आप को जिस दिन तू समझ ले कि मैं अब बन गई हूँ पूरी मलका, फिर निकलो इस जंगल से बाहर। लोगों की चालाकी, मारना, संगदिली, जुल्म सब सीखेगी तो कामयाब होवेगी। याद रखियो। वो चुप करके सुनती रही। अगले दिन रानी और सोनी ने शाल को पूरा जंगल दिखाया। सफा और मरवा दोनों छोटी बच्चियां थी। वो शाल के पास आई। आप बोलती नहीं है। शाल मुस्कुरा दी और अपने पास बैठाकर इनको पोएम सुनाई। वो बहुत खुश हुई। इन लोगों ने अपना ही ये छोटा सा गांव बनाया हुआ था, पर यहाँ कोई मर नहीं था। खाना पीना सब जंगल से ही आता था। शाल को आए हुए 10 दिन के करीब हो गए थे और इसने बहुत कुछ सीख लिया था, पर वो चुप और अपने काम से काम रखती थी। किसी से बात नहीं करती थी। सबकी जिम्मेदारियां थी। रोज सबको एक एक काम करना होता था। शाल अपने काम को वक्त से पहले ही कर लेती थी और अब इसे अब दर्द नहीं होता था, तकलीफ नहीं होती थी, बस मगर रहती थी। वो जल्दी सब कुछ सीखना चाहती थी और इसे अपने दुश्मनों से एक एक चीज का इम्तिहान लेना था। आज इसका काम लकड़ियां लाना था, इसलिए शाम ढलने से पहले ही जंगल में निकल गई थी। निशाने के तौर पर जंगल में दरख्तों पर निशान लगाए गए थे, आसानी से पता लग जाए। पर शाल एक बार जिस रास्ते से गुजर जाती इसके जहन में बैठ जाता था। वो अपनी धुन में लकड़ी जमा करने जा रही थी जब एक जोरदार तीरनुमा चीज इसके कान के पास से होकर निकल गई। अभी वो संभली भी नहीं थी कि कोरिस की तरह बड़ा था। इससे पहले वो शाल के आपार होता। सरदारनी सामने आ गई, इसके बाजू से छू के निकल गया। सरदारनी ठीक हो अब? हाँ मैं ठीक हूँ, किया कि इसने बाजू से चाकू निकाला और सामने फेंक के मारा और एक लड़की वहीं सामने नीचे गिरने की आवाज आई। सरदारनी के हाथ से खून निकल रहा था। शाल ने सीटी बजाई। रानी घोड़े पर 2 मिनट में सवार आ गई। सरदारनी ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। तीर बेशक हाथ से छू के निकला था, पर इनकी उम्र के लिहाज से जख्म ज्यादा था। सबकी अलग अलग झोंपड़ी बनी हुई थी। सर्दी सख्ती जख्म जिसकी वजह से खराब हो रहा था। सरदारनी जी क्या हुआ है? सब भागी हुई है, चोट लगी है, किसी दुश्मन ने वार किया है? कौन था? वो सब गुस्से में थी। अभी मारे को नहीं पता कि कौन था, बस हमको सरदारनी की फिक्र है।
फ़िक्र हुई, जल्दी करो, कपड़ा लाओ, गर्म पानी लाओ, सब परेशान हो गए थे। कोई ना ठीक हूँ मैं, परेशान ना हो, नहीं सरदारनी थारे ज़ख्म लगा है मारे होते हुए, और जिसने ये हरकत करी है इसकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। बस बस सोनिया, मैं ठीक हूँ, कोई ना ठीक हो तुमको, सरदारनी को देखो, मैं जंगल का चक्कर लगा के आऊँ, कौन हरामी था। सोनिया रुक जा ना सरदारनी, वो कह के गुस्से में निकल गई। पट्टी करके जल्दी से शाल ने लकड़ी जला के इनके पास रख दी। इनको सर्दी बढ़ रही थी, वो कांप रही थी। मलका, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। नहीं सरदारनी नहीं ठीक है, आपको हीट ना दी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ना ना मैं ठीक हूँ, चलो फिक्र ना करो, जाओ सारी आराम करो। नहीं सरदारनी थारे को छोड़कर ना जाएंगे। वो सब इर्द गिर्द बैठ गई थी। 10 मिनट के बाद सरदारनी को एक कह आई और इनकी तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी बढ़ गई थी और वो कांप रही थी। इनको इंजेक्शन की ज़रूरत है। शाल ने कहा, इंजेक्शन टीका बिना बीबी हम दे देंगे, जड़ी बूटी ठीक हो जाएगी। 1 घंटे से वो लोग अपनी कोशिशों में लगे थे, पर इनकी हालत बिगड़ रही थी, इनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। सरदारनी, ठीक हूँ मैं मलका, कोई ना नहीं सरदारनी, आपको ज़रूरत है दवाई दे तो रहे हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। कभी कभी जड़ी बूटियाँ असर नहीं करती और इस वक्त आपको मेडिकल की ज़रूरत है। सोनिया को भेज, शहर चली जावे। दोनों ही चली गई हैं, मैं जाती हूँ। ना मलका, तू अभी नहीं है और तेरा जाना ठीक भी नहीं। कोई ना, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सुंदर को लेकर जा रही हूँ। मलका, हमारी ज़िंदगी अब थोड़ी रह गई है। सरदारनी, ऐसे नहीं बोले, मैं जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊँगी। वो कह के काजल के साथ लेकर बाहर निकल गई। सुंदर पर काजल और शाल बैठकर वहाँ से जंगल के किनारे पर आई थी। शाल को पता था वो बहुत खतरे में पड़ सकती, पर फिर भी वो इसे बचाना चाहती थी। जिसने इसकी जान बचाई थी, दुपट्टा आंखों पे लपेट लिया था। इसके गाँव से थोड़ा आगे आकर रुककर एक मेडिकल स्टोर था। वो सब की नज़रों से बचकर वहाँ जाना चाहती थी। स्टोर के सामने ही एक चाय का होटल था। हम होटल पे बैठ के चाय पियेंगे और तुम वहीं रहना, मैं ज़रूरत का सामान ले लूँगी। पैसे, इसने काजल की तरफ देखा। काजल ने जेब से नोटों की गुट्टी निकाल कर दे दी, ले, और जल्दी कोशिश करना आने की। इसने दुपट्टा उतार कर सही से लिया, नकाब कर लिया। शाल मेडिकल के बारे में जानती थी क्योंकि वो पढ़ाई स्कॉलरशिप पर मेडिकल की ही कर रही थी। स्टोर पर जाकर इसने पेन किलर इंजेक्शन लिए, कुछ ताकत की दवाई और कुछ ज़रूरी सामान और पैसे देकर जल्दी ही बाहर निकल आ गई थी। मेडिकल स्टोर के साथ ही एक मोबाइल शॉप थी। इसे पैसे देखे, इसके पास इतने पैसे थे कि एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदा जा सकता था। मोबाइल शॉप पर चली गई। मोबाइल तो खरीद लिया था, मोबाइल तो खरीद लिया था इसने, पर इसमें सिम कैसे खरीदी, वो फिलहाल चुप करके बाहर आ गई। चलो काजल, वो शुक्र करी थी कि अभी तक सब ठीक था। दोनों जल्द ही उठी और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, सामने वजदान से टक्कर हुई। सॉरी, मैंने देखा नहीं, ठीक हो आप? इसका सामान नीचे गिर गया था और उठाने के लिए झुकी थी कि शाल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नज़र वजदान पर डाल के इसने जल्दी से सामान उठाया। दोनों वहाँ से चली गई थी। वो भी सोच में ही थी कि वो है कौन। तब तक वो जा चुकी थी। सामने एक दुकान का मालिक एक बच्चे को मार रहा था। शाल इसके पास से गुजरी और देखते देखते वो ज़मीन पर ढेर हो गया और बड़ी महारत से शाल ने इसकी जेब से चलते हुए मोबाइल निकाल लिया था और देखते देखते लोगों का रश लग गया था। अब भी वो नदी के पल तक पहुंची थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। काजल और शाल एकदम रुककर दोनों एक दूसरे को देने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, इंस्पेक्टर वजदान खड़ा था। वो करीब आकर आ रहा था। काजल, तुम निकलो यहाँ से, मैं इसको देखती हूँ। तुम कैसे आओगी? मैं आ जाऊँगी, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। मलका थारे वास्ते ठीक ना है, तू निकल, मैं देखूँ इसको। नहीं, तुम निकलो, मैं आती हूँ, तुम्हारे पीछे सीटी बजाऊंगी। सुंदर को भेज देना। नहीं, इसको नहीं पता नहीं चलना चाहिए कि तू जिंदा है। मलका, बात को समझ और सरदारनी को थारी जरूरत है, तू सुंदर को लेके जा, मैं आऊँ। ठीक है। वो और पलटे ही इसने सीटी बजाया। सुंदर भागा हुआ आया। अशार इसने पहले झपकते ही वजदान के आगे बढ़ने से पहले ही सुंदर को लेकर निकल गई थी। रुको, मैंने कहा, रुक जाओ। और वो भागा हुआ आया था शाल को लेकर। सुंदर जंगल में गायब हो चुका था और वो भागकर काजल की तरफ बढ़ा था। रुक जाओ वहीं, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। थारी गोली में इतना दम कोई ना। ऑफिसर, सरदारनी की बच्ची पे चल जावे, और अगर मैंने चला दी तो फिर कहीं नहीं रहोगी। अशाल थी ना, ये मर गई है। वो थारे दम पे आगे बढ़ी थी, साथ ना दिया इसका, मर गए तेरे वजह से। वो बेधड़क बोल रही थी और वो गन इस पर ताने खड़ा था। वो जिंदा है, मैं इसकी आंखों से पहचान लिया है। मर गई है वो, और हमारी मलका है ये, और जिंदगी चाहे है तो फिर मुड़ के ना देखियो जंगल की तरफ। ये कहकर काजल ने नदी में छलांग लगा दी। वरदान भागा, पर अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं है। सरदारनी जिंदगी की इसी हालत में थी। जल्दी शाल ने इनका बीबी चेक किया, जो काफ़ी हद तक बड़ा हुआ था और जख्म की वजह से इनकी हालत ख़राब हो गई थी। शाल ने जल्दी से इंजेक्शन लगा कर इनकी पट्टी की और इनको मेडिसिन दी। अब इनकी सर्दी थोड़ी कम हुई थी और इससे काजल की फिक्र हो रही थी। आधे घंटे बाद काजल आई थी, पूरी भीगी हुई। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं और आग जलाती हूँ।
आप सब लोग भी आराम कर लो। मैं हूँ सरदानी के पास, ना मारा दिल ना माने, सरदानी को छोड़ के जा मारे, ज़रा सा भी कुछ हो जाए सरदानी हमारे पास से ना उठे। तो आप लोगों को ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी, फ़िक्र मत करो, मैं उनके पास से शाल की बात पर उठ के चली गई। रात के 2 बजे थे और वो सरदानी के पाँव के पास जाके बैठ गई थी। सरदानी के चेहरे को तकती रही। इससे कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी इसकी जान बचाई थी। वजदान का ख्याल आ रहा था इसे बार-बार से, पता नहीं इसे पहचान लिया था और फिर से मोबाइल का ख्याल आया था। इसके पास अब सिम भी थी और आते ही इसने मोबाइल ऑन किया, सिम डाली, बैलेंस भी सही था, इसमें मोबाइल की ज़रूरत थी इसको और वो इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ सीखना चाहती थी। इसे से जंगल में नहीं रहना था, बाहर जाके लोगों का सामना मुकाबला करना था, जिसके लिए इसे इंटरनेट की मदद की ज़रूरत थी। यहाँ के लोगों ने तो यहीं जंगल में रहना था, जो कुछ उन्होंने सीखा था वो इसे जंगल तक ठीक था, पर इसे अब भी बहुत कुछ सीखना था। इन्हीं सोचों में गुम थी जब सरदारनी ने आँख खोली। मलका मारा पैर में क्यों बैठी है? हमारी बेटी पैर में बैठे सोनी ना लगती। सरदानी बेटी कहा है आपने मुझे, और बेटियां माँ की खिदमत करती अच्छी लगती हैं। वो ये बात कहकर सरदानी के पाँव दबाने लगी थी। अब ठीक हो आप? हाँ, पहले से बेहतर है रानी। सोनिया कोई ना आई नहीं अभी तक तो नहीं। सुबह तक सरदानी की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। सोनिया रानी आई। सरदानी ठीक हो ना? हाँ बच्चा, तुम लोग सारी रात कहाँ थे? सरदानी जमाल के बंदों ने थारे पे वार किया और इसको सबक सिखाने गई थी। तीर इसने जहर में भिगो के मारा था। जड़ी बूटियों से इलाज मुश्किल है। थारी तबीयत खराब हो सके, थारे को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ना फिक्र ना करो, मलका रात हो आई शहर से, इसने टीका भी लगाया है, तभी तो थारे सामने बैठी हूँ मैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सोनिया बोली। एक नज़र उन्हें शाल पर डालकर कहा, शुक्रिया मलका, हमारी सरदानी हमारे वास्ते सब कुछ है। आपके सरदानी है, मेरी माँ है। शाल एक नज़र सरदानी को देखा, वो मुस्कुरा कर शाल को देखा। दिन ब दिन इनकी तबीयत में अब सुधार आ रहा था। अजीब सी उनसी सी थी आशाल में। सरदानी को वो सच्ची में बेटी लग रही थी। इसकी मेहनत की वजह से सरदानी जड़ से याब हो रही थी। चलें अब आपकी दुआ का टाइम हो गया। सरदानी वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं ठीक हूँ सब। मलका नहीं, आप अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो दुआ देकर जाने लगी तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, ठीक है ना आप? ठीक हो हमारी बच्ची? मैं बाहर जाना है, बहुत दिन हो गए अंदर पड़े पड़े। सुंदर को लाओ, मैं ज़रा जंगल का चक्कर लगाना है। आप अकेली जाएंगी? हाँ अब तो ठीक हूँ मैं। नहीं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते आपकी तबीयत का, मैं भी चलूँगी। ठीक है चलो, वो मुस्कुरा के बोली। दोनों सुंदर पे बैठी थी और वो जंगल के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। सरदानी, हम बहुत आगे निकल आए हैं और किसी को बता के भी नहीं आए। मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अल्लाह ना करे फिर किसी ने वार कर दिया तो। मलका पहली छोरी है जिसने इतनी जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है, इतना तो पता चल गया होती मारे को कुछ ना होने देगी। पर अब मैं ठीक हूँ। बातें करते करते सुंदर एक पुराने से घर के पास रुका। छोटा सा घर था जो जंगल के दरख्तों में छुपा हुआ था और था भी नदी के करीब, और आने जाने का रास्ता ना था तो किसी के भी आने का तस्वर ही पैदा नहीं हो सकता था। सरदानी, ये कहाँ आए हम? था कभी ये हमारा घर? वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। सामने 3 लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी, एक बच्ची थी और एक मर्द औरत थे। सरदानी, किसका घर है, कौन लोग हैं ये तस्वीर में? सरदानी ने कहा भरी और एक दरवाज़ा खोला, इसमें से एक तस्वीर निकाली। लड़की इसी की उम्र की थी। सरदानी, वो वहीं चादर पर बैठ की थी। कौन है ये? सरदानी, हमारी बेटी है। आंसू नहीं आए थे इनकी आंखों में या फिर खुशक हो गए थे? शाल की तरह जिंदगी की भींट चढ़ गए हमारे जिंदगी के दोनों साथी, हमारा बंदा और हमारी बेटी। सरदानी, क्या हुआ था? शाल ने कभी इनको ऐसे नहीं देखा था पहले। बड़े मजबूत हौसले वाली बावकार औरत थी वो। हमारी बेटी पे नजर पड़ गई थी। जिम्मेदारों की हंसता बस्ता घर उजड़ गया था हमारा। अपने हाथों से मार दी थी मैंने अपनी बेटी को। क्यों? जिम्मेदार ने एक रात वास्ते मांगी थी। इसकी इज्जत एक रात से ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी थी। इसके बाद हमारे बंदे को तड़पा तड़पा के मार दिया। किसी अपने ना साथ दिया, हमारे को भी नदी में फेंक दिया था। बचगी थारी तरह फिर यही रह के ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ना आगे कोई ना पीछे कोई, इस वास्ते बस यही। ये घर किसका है? हमारा ये इसी वास्ते बनाया किसी की नज़र ना पड़े। एक एक करके रातों को आपकी ज़रूरत की चीज़ें उठा के लाई। अब जब भी जी करे यहाँ आ जाओ दिल को हल्का करने वास्ते। आज तक कभी भी सोनिया रानी को भी ना लाई। मलका आन में थारे वाली बात को नहीं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अरे मैं थारे साथ हूँ सरदारनी, अब पहले वाला दौर नहीं रहा। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। मैं नहीं चाहती कि मैं जब इन लोगों के सामने जाऊँ तो कमज़ोर पड़ूँ। सब कुछ सीखूंगी फिर जाऊंगी, ताकि दुश्मन को पता लगे कि किसी को जो मारते हैं तो क्या होता है। मुझे चाहिए जितना भी टाइम लगे, पर मैं अपने आप को जब तक ना समझ लूँ कि मैं अब तैयार हूँ तब कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैं थारे साथ हूँ मलका, और
से तड़पा तड़पा के मारियो, आपके साथ आप मेरे साथ नहीं ही तो सबसे बड़ा हौसला है मुझे। वो ये कहकर वो सरदारनी के गले लग गई। इसने शाल के सर पर हाथ रखा। तई बिल्कुल हमारी बेटी जैसी है। थारे में अपनी बेटी की झलक देखूं मैं। तभी तो तभी तो थारा नाम मलका रखा। हमारी बेटी का नाम भी मलका ही था। अच्छा वाह, फिर तो मैं सच की मलका हुई। तो पहले भी सच की ही मलका है हमारे वास्ते। अशाल काफी दिन बाद मुस्कुराई थी। चले अब, हाँ चलो। सोनिया रानी परेशान होगी ना नजर आई तो जी चले। यह हमारा सुंदर हमारा साथी है। इसकी माँ भी मर गई थी जब मेरी बेटी मेरा बंदा मरा। कोई ना बचा था इसके अलावा मारा। ये हमारा बच्चा है। दोनों चलते चलते बात कर रही थी और वो सुंदर को प्यार से देखकर हाथ फेर रही थी। अब आप आराम करो, मैं यहीं हूँ आपके पास। ना मलका तू सो जा। अब नहीं सरदारनी, मुझे नींद नहीं आई अभी। आप दुआ ले लो और आराम करो, मैं यहीं हूँ। सो जा फिर हमारे पास ही। अभी नींद नहीं आई, जब आएगी तो सो जाऊंगी। ये कहकर वो बाहर आ गई। इसने नेट ऑन किया और मोबाइल से सबसे पहले इसने मार्शल आर्ट निकाला। इसे गौर से देखा, फिर उठकर ट्राई करने की कोशिश की। एक दो बार करने से नहीं हुआ, फिर बैठ के सोचने लगी कैसे करेगी। और अब वो दुश्मनों का सामना, इसे सब कुछ सीखना है। सब पकड़ कर बैठी थी। और जब दिल में यह सोच जब दिल में यह सोच के करेगी ना कि मैं अपने दुश्मनों ने कुत्ते की मौत मारूंगी, अपनी बहन को नंगा जिस्म में सोचेगी जब कुत्तों ने नोच डाला, जब तेरा बाप दरख्त पर लटका दिया आवेगा, ये अपने आर पार चाकू तेरे अखा आगे आवेगा, फिर गलती की गुंजाइश ही ना बनेगी। चुक उठ अब कर। और शाल के आगे सब कुछ ही तो घूम गया था। पल भर में इसकी माँ की दर्दनाक मौत, बहन का नंगा जिस्म और भाई को कैसे मारा होगा इसे नहीं पता होगा। इसके बाप की लटकी लाश। और शाल अपने अपने से बाहर हो गई थी। बार बार कोशिश कर रही थी और इसको चोटें भी लग रही थी, पर इसे कहाँ परवाह थी। सरदारनी ने भी एक बार भी नहीं रोका। जो वो कर रही थी करने दिया और दिन रात की कोशिश थी कि वो बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। पानी भर भर के भाग भाग कर खुद लाती थी, लकड़ियां भी खुद लाती थी। सरदारनी इसकी दिन रात की कोशिश से खुश थी और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मलका चलिए लकड़ियां लेने, नहीं थे रात हो जाएगी। जुगनी और काजल ने कहा हाँ चलो। तीनों निकली। काजल थारा की बना। जुगनी ने पूछा कुछ ना बना, बस हमारा नसीब यही का है, हम कहीं ना जावेगा, क्योंकि अब की होया हमारी जिंदगी हमारे माँ बाप के साथ खत्म हो गई थी। अब कोई कुछ ना लगता हमारा। मुझे भी कुछ बता दो, दोनों ही लगी हो कुछ ना। मलका बस हमारा नसीब, हमारे अम्मा बाप मर गए थे, हमारी कोई जिंदगी ना थी, ऊपर से भरी जवानी, लोगों से बचाना मुश्किल हो जाए। रिश्तेदारा ने रिश्ता पक्का कर दिया था। हमारी जमीन थी पर हमारे रिश्तेदार जबरदस्ती मारा ताया अपने ही बेटे के साथ रिश्ता पक्का करे था, पर हमारे को अच्छा नहीं लगा था। वो नशा जो जवार तरह का ऐप था, पर हमारी मासी का बेटा हमारे को पसंद था। हमारी माँ को रिश्ता मंजूर था। वो मरने से पहले बात करने वाली थी हमारे अब्बा और मासी से, पर हमारे नसीब में कुछ और ही था। ताए का बेटा हमारे पे गंदी नजर रखे, फिर उठाकर जबरदस्ती किसी नशे के अड्डे पर ले गया। वहाँ कुछ और भी लोग थे। अगर सरदारनी ना आती, हमारी इज्जत तार हो जाती। मुझे यहाँ लाई, हमारे सर पर हाथ रखा, आज हमारी इज्जत भी कायम है, जिंदगी भी। अब अब हमारे मासी के बेटे को हमारा पता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मिली भी हूँ इससे। वो कह रहा है इज्जत से ब्याह के लेकर जाएगा, पर समझ नहीं आ रही कि क्या करे। सरदारनी ने हमारे सर पर हाथ रखा। अब हमारी जिंदगी यही है, जीना मरना सब कुछ। वो तीनों एक जगह बात करते करते बैठ गई थी। तुम्हारा दिल क्या करता है काजल? हमारे को कुछ समझना है, बस अब यही जिंदगी है, जो छूट गया वो छूट गया। कि तुम्हारा दिल है तो सरदारनी से बात करके देख लो ना। मलका जैसे तो वादा दिया है सरदारनी को, वैसे हमने भी दिया है। सरदारनी ने जान बचाई है हमारी, इनका हक है हमारे पे। अभी तीनों बैठी बातें कर रही थी। चलो अब देर हो रही है, अंधेरा बढ़ जाएगा, टॉपिक पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। ए मलका हमारे साथ अंग्रेजी ना बोले कर, हमारे को ना समझ आती। ये टॉपिक के होवे। अशाल मुस्कुरा दी। टॉपिक काजल ओहो जो भी है। अभी बातों में मसरूफ थी कि पीछे से एक चाकू आया। बड़ी महारत से शाल ने काजल को साइड किया। कौन है? माइका लाल तो सामने आओ, पीछे चुपकर वार कायर करते हैं। जुगनी पीछे को हुई। इसकी तो शाह ने बड़ी महारत से अंदाजा लगाया लिया था कि वार कहाँ से हो रहा है। आज तो समझ लो कि थारा इम्तिहान है। मलका काजल मुस्कुरा कर बोली थी देखिए कि सीखा इतने दिन से उठपटांग हरकता करके। अशाल मुस्कुराई। इसके दिन में जीती तो एक बकरा पूरा सरदानी खानदान को तुम्हारी तरफ से।
चल लगी फिर ओके कहकर शाल आगे भागना शुरू किया। जिस तरफ से चाकू का वार आया था सामने से एक और बार चाकू का वार हुआ था और शाल ने बड़ी महारत से सरदानी की तरफ से पकड़ा था और अगले ही पल इसकी ही तरफ फेंका था जहां से वार हुआ था और एक जोरदार आवाज नीचे गिरने की आई थी। वो भी इसके पास पहुंची थी तभी सामने से एक और बार चाकू आया। काजल इसने काजल को पीछे गिरते हुए कहा और फिर उठकर इसकी तरफ भागे जिससे वार किया गया था और फिर किसी के भागने की आवाज आई। शान ने इसके पाँव को देखा और अपना चाकू निकाल कर इसके पाँव की तरफ फेंका और चाकू इसके पाँव के आर पार हो गया और वो जमीन पर गिर गया। जब इसके पास पहुंची तो वो एक लड़की थी और दर्द से कराह रही थी। शान ने इसके बाल पकड़े मुंह पर उठाया। पता है तुमने किन लोगों पर वार किया है? सरदानी की बच्चियों पर। काजल और जुगनी भी वहां आ गई। बोल कुतिया किसने भेजा है थारे को? काजल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया था। मारा तो कभी पता नहीं लगा सकती और सुन थारी सरदानी का आखिरी टाइम चल रहा है और अब हमारा राज होगा जंगल पे और बेदी सरदानी के अपने कुंबे का आदमी धाक लगाए बैठा है। जब भी मौका मिला थारी सरदानी गई। काजल जुगनी शाल तीनों आगे बढ़ी थी। इससे पहले कि कुछ बुलवाती या मारती इसने पाँव से चाकू निकालकर खुद के सीने में मार लिया। एक उठ कुतिया उठ, बोल कौन है वो? बेकार है, काजल मर गई है। वो मारे को मुश्किल में डाल गई है। हमारी सरदानी की तरफ आंख भी करी किसी ने तो हम अखा कट लेंगे हरामखोर की। काजल ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त इसने कहा और मारने वाला हमारा ही बनता है। ठंडे दिमाग से सोचो, सरदानी को अकेला नहीं छोड़ो। चलो अब जल्दी चले और आज जंगल में जो भी हुआ किसी के आगे जिक्र नहीं करना। काजल और जुगनी दोनों गुस्से से पागल हो गई थी। शाल ने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। अब की होया मलका? एक मिनट। जब शाल इसके करीब पहुंची इसकी तलाशी ली। कुछ सुराख ही मिल जा पर कुछ नहीं मिला। एक काला सा निशान इसके गर्दन के पीछे था जिसपे कुछ शायद लिखा था पर क्या वो शाल नहीं समझ पाई। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कागज की तस्वीर बना ली। क्या पता यही काम आ जाए। गिरने की वजह से मोबाइल का कवर टूट गया था। लो एक और नई मुसीबत। खैर है, इतनी देर लगा दी? सरदानी ने तीनों से पूछा। कुछ नहीं, बस बातें करने बैठ गए थे। कोई हाल ना थारा? सर्दी कितनी हो गई है? सरदानी, आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको मारना चाहता है? हाँ, हमारा तो सारा जग दुश्मन है। मलका इस जंगल पे जब से हमारी हुकूमत चली है जब से ही लोग हमारे दुश्मन बने हैं क्योंकि मैं लोगों को जंगल से बेहतर जिंदगी गुजारने ना देती। थारे दिल में आज ये सवाल क्यों आया? वैसे ही वो खाना खा के बाहर जाके बैठ गई कि सोच रही है मलका। काजल ने पास बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या सोचना है? कौन हो सकता है? सबको सरदानी ने बच्चों की तरह रखा है कि पता झूठ बोल रही हो। हमारे बीच में लड़ाई करवाने वाने वास्ते। हाँ, ये शायद यही है क्योंकि हम तो सब एक अच्छे दोस्त और फैमिली की तरह रहते हैं कि बातें चल रही इतनी रात को सोनिया पास बैठते हुए। क्या बातें चल रही इतनी रात को सोनिया पास बैठते हुए? कहा। काजल ने आज होने वाले सारे वाक़ये को सुनाया। कोई मायका लाल ना भी पैदा हुआ हमारी सरदानी की तरफ आंख कर रखे फिर भी हमारे को संभल के रहना होगा। एक दो गैंग है जो हमारे जंगल पर नजर रखे हुए है जो चाहते हैं सरदानी को मार के हमारे जंगल पर राज करे पर ये कभी ना होगा। सरदानी हमेशा रहेगी, उसके बाद भी सरदानी वाली रीत चलेगी। सरदानी ने हमारे को कहा है कि अब वो कौन होगी? वो सरदानी ही बेहतर जाने। ले तू होगी और कौन? तू सरदानी का दाएं बाजू है। सरदानी थारे को ही बनाएगी। हमारी अगली सरदानी तू ही है। वो तो देखी जाएगी। शाल इनकी बातों को सुन रही थी। बस अगले दिन भी सुबह शाल काम पे लगी थी। शाम हो गई थी। अपने आप को कभी थकने नहीं देती थी। खुद को तरह मजबूत बनाना चाहती थी और दिन ब दिन वो हर तरह से आगे बढ़ रही थी। इसकी नॉलेज में इजाफा हुआ था। दूसरे इसके पास मोबाइल था जिससे इसकी सबसे बड़ी हेल्प होती थी और इसकी मदद से इसने बहुत कुछ सीख लिया था। अपनी ज़रूरत के कामों से बढ़कर वो काम कर रही थी। कोई 50 लोगों पे मुश्तमिल एक छोटा सा गांव कह लो। ऐसा था कि सबकी अपनी अपनी झोंपड़ी होती थी। सबके जिम्मे काम होता था और सब ने अभी तक बखूबी निभा रहे थे। इन कामों में एक काम जंगल के गिर्द चक्कर भी लगाना होता था। ये काम सोनिया और रानी के जिम्मे था। वो अपने साथ 2-4 को हर रात साथ लेकर जाती थी। शाल अपने काम में मसरूफ थी जब सरदानी ने आवाज़ दी, मलका आओ। मलका, जी सरदानी, आज रात तू जावेगी सोनिया के साथ? जी सरदानी, जैसे आप कहें, पर आपके पास कौन रहेगा फिर? ते हमारी फिक्र ना करे, इतने हैं तो हमारे साथ। उन्होंने एक जगह बैठते हुए कहा। पर सरदानी, मुझे आपकी फिक्र है। ना फिक्र कर पगली, मैं बहुत अरसे से यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता है। पर तब मैं नहीं थी। ठीक है, जैसे आप कहे। शाह ने काजल की तरफ देखा जो सामने लकड़ियाँ काट रही थी। इसने हाथ से तसल्ली रखने का इशारा किया। शाल फिर अपने काम में मसरूफ होगी। काजल, इनका ध्यान रखना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परेशान ना हो, मैं हूँ जंगी है। वैसे भी सोनिया ने कहा है तो देखेगी तो सारे जंगल का पता लगेगा। वो भी
ठीक कह रही है। सोनिया से जंगल के इस किनारे लेगी जहाँ इससे फेंका गया था। आज थाई ड्यूटी यहाँ है मलका। यहाँ रहकर सारी जगह नजर रख, जब कुछ ठीक ना हो तो हमारे को बुला लियो। तुम नहीं रहोगी नहीं, मैं दूसरी तरफ चक्कर लगा के आऊंगी। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं हूँ यहाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अर्शाल ने अपनी जगह संभाली और सोनी चली गई। काफी देर वो एक ही जगह बैठी रही। सामने से नदी का पुल नजर आ रहा था और अर्शाल को अपने साथ होने वाला सब कुछ याद आया। 1 घंटे गुजरने के बाद नदी के पल ये पे एक गाड़ी रुकी। इसमें से 2 आदमी उतरे और वो जमींदार का वही आदमी था जिसने इसकी बहन की जिंदगी को, इसकी इज्जत को तार-तार कर दिया था। शायद गाड़ी खराब हो गई थी। उतर कर इससे खोल कर देख रहे तभी एक लड़की अंदर से दुल्हन के कपड़े पहने निकली और वो इसको अंदर जाने का इशारा कर रही थी। इनमें से शायद किसी एक की दुल्हन थी और इसने इतने ना बहुत भारी ना बहुत हल्के कपड़े पहने हुए थे। पर शाह का खून खोल गया। इसने अपने पग का नकाब किया और आगे बढ़ गई। अरे जुगनी, चल अंदर, एक तो गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हाँ, मौत जो बुला रही थी तुम लोगों की। सामने नकाब में एक लड़की थी और पलक झपकते शाह ने इस लड़की के पीछे आ गई थी और इसकी गर्दन पर चाकू रख लिया था। ए पागल हो गई है क्या? छोड़ो इसको, तू नहीं जानती हम कौन है। सरदानी की बच्ची है तू। ये हम जो पता है हमको तो पता है, और अगर इसको कुछ भी हो गया तो तेरी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। शाह ने इसकी शर्ट के आगे चाकू किया और आगे से फाड़ दी। रस्सी जलगी पर बल नहीं गया तुम लोगों का। कितनी ये कुतिया छोड़ जुगनी को, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। ले मैं इंतजार में हूँ। ले वो चलाई थी और शाल इसकी शर्ट पर एक और बार चाकू चलाया और वो काट दी और इसका सीना सारा नजर आ रहा था। मैंने क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों मार रही हो? कोई कसूर नहीं है, फिर भी तो तुम फिर भी अपनी जिंदगी की भीड़ चढ़ोगी। पता है किसी को नंगा करना कैसा होता है? शाह ने इसकी सारी शर्ट पर कट मारे थे। और पता है किसी को मारना कैसा होता है? शाह ने देखते थे इसकी गर्दन पर चाकू रखा। ए खुदा का वास्ता, ऐसा ना कर। मेरी जिंदगी के साथी है, मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है। तुझे क्या चाहिए तू हमें बता दे देंगे। हाँ, चाहिए जो लेना है बता। इसकी जिंदगी देख। मेरी बात अभी इसकी बात इतनी हुई थी कि शाह ने इसकी गर्दन के आर पार चाकू कर दिया। इस लड़के ने गुस्से से गन निकाल कर फायर की जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी थी। काजल या के हो यहाँ है सरदारनी, चल मेरे साथ। सुंदर को निकाल जल्दी। गोली शाल को नहीं लगी थी। इसने इसी लड़की को आगे कर दिया था और अगला आवाज चाकू का इसने इस लड़के की तरफ फेंका था और इसके दिमाग से आर पार हो गए थे। इतने में दूसरे ने गन निकाली थी और गोली चलाई थी, पर गोली इसने नहीं, पीछे से किसी ने चलाई थी। जब वो नीचे गिरा सामने वजदान खड़ा था और वो देखते ही पलट गई थी। शाल रुक जाओ। शाल उसके नजदीक आ गया था। इसने शाल का हाथ पकड़ा, जहां पर पलटकर शाह ने जोरदार थप्पड़ वजदान के मुंह पर मारा। मर गई है शाल। मेरा मलका नाम है मेरा, और तुम जैसे लोगों के कानून पर और तुम पर लानत भेजती हूँ मैं। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो मिस्टर वजदान। तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मरे हैं ना। मैंने तुम्हारे पास इनको लाती ना ये सब होता। आज पता लगा कानून अंधा होता है। जिन्होंने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए हैं। आज के बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना, और अगर रास्ते में आए तो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटूंगी। अशाल में इस दिन शहर गया था और जो बंदे मैं छोड़ के गया था सब मिले हुए थे इनके साथ। वजदा मेरा रास्ता छोड़ दो। वो घबराई थी। नहीं, कभी नहीं। वो गुस्से से पटने लगी। तभी वजदा ने से हाथ से पकड़ खुद की तरफ खींच लिया। अशा, रास्ता कैसे छोड़ दूं? दिल के रास्ते कभी अलग नहीं होते। इन आंखों में जब से नजर आई तो हो तब से तुम ही हो और कोई नहीं है। गौर से देखो, प्यार हो गया है तुमसे पहली नजर में ही। अशाल ने वजदान को पीछे दिखा दी और अशाल मर गई। अब मलका है जिसने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना है। ये कहकर वो मुड़ी। अशाल एक जोरदार थप्पड़ वजदान के मुंह पर लगा। शट अप एंड गेट लॉस्ट। मेरे घर वालों के कातिल के जिम्मेदार तुम भी हो और इसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी, और आज के बाद मेरे रास्ते में कभी ना आना। ये कहकर अशाल जंगल की तरफ मुड़ गई। सामने सरदानी और काजल खड़ी थी। ठीक है ना मलका, तू थारे को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सामने वजदान को खड़ा देखकर सरदानी ने अशाल की तरफ देखा। कुछ नहीं, चले। सरदानी अभी दोनों मुड़ी थी कि एक तीर सामने से अंधेरे में अशाल को छूकर गुजर गया। मलका, ठीक है तू? हाँ। सरदानी कौन है? माई का लाल, सामने आओ। काजल गुस्से से बोली। तभी एक तीर सरदानी के बाजू के आर पार हो गया। सरदानी दोनों ने भागकर इनको गिरते हुए पकड़ा था। मलका, इनकी आंखें बंद हो रही थी। सरदानी, मलका, काजल गुस्से और फिक्र की मिलीजुली कैफियत में अशाल को देख रही थी। कौन है? काजल आवाज की सिमत भागी और जोर से सीटी बजाई जो पूरे जंगल में गूंजी थी। काजल काजल शाल चला रही थी। काजल, तभी किसी के गिरने की आवाज आई। काजल शाल आवाज की सिमत भागी। काजल सामने। काजल ने एक बंदे को दबोचा हुआ था। बता कौन है तू? कौन है? बता हरामी, कौन है? बोल। शाल ने इस पर लातों घूसों की बारिश कर दी थी। बोल कौन है तू? इतनी देर में एक गोली चलने की आवाज आई जो पूरे जंगल में गूंजी थी। सरदानी दोनों से छोड़कर इसकी तरफ भागी जा। सरदानी थी। सरदानी वहां मौजूद नहीं थी। सरदानी, थारे को
लगे वो बच जावेगी। अब आखिरी टाइम आ गया है, इसका सब हमारी सरदानी की हुकूमत होवेगी इस जंगल पे। अशार और काजल दोनों घराती हुई इस पर लपकी थी। बोल कहाँ है सरदानी, बोल वो मारे जा रही थी। काजल ने पूरे जंगल में सीटी बजा दी थी, और वो भी कई बार बजाने का मतलब था कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है और सभी अपनी अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आए थे। खुदा खैर, निकलो जल्दी अपने अपने घोड़े पर। कजली मुना सारे निकलो, देखो के हुआ क्या है जंगल में। सब आप अपने घोड़ों पर सवार जल्दी से निकली। जिस सिमत से आवाज आई थी सरदानी, इनकी आवाज ही इनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी। वो दोनों भाग रही थी, इधर उधर कोई सुराग मिल जाए। कहाँ गई है बता के भी नहीं गई। सुंदर सामने सुंदर झाड़ियों से निकलता नजर आया। इन्हें तब यकीन आया कि वो खुद नहीं गई है। इतने में सब वहां पहुंच गई थी कि होया खैर तो है। बोल काजल, मलका सरदानी को ले गया है, कोई ले गया। इतनी हिम्मत किसके बाप में है। सोनिया रानी किधर है। सीटी बजाई है, अभी तक नहीं आई, तो इनके इंतजार में बैठूंगी। निकालो सारी, दो दो करके पूरे जंगल में फैल जाओ। जुगनी ने कहा, हाँ सही कह रही है जुगनी, अभी किसी के इंतजार का वक्त नहीं है, सब निकलो। सब दो दो करके निकल गई थी। चाहे मलका की सोच रही है, सुंदर पे चले गए हम, वो सरदानी की खुशबू पहचानता है और वही हमें इन तक ले जाएगा। सही कह रही है मलका, चल जल्दी। जुगनी, तो रुक यहीं, सोनिया और रानी आए तो उनका तरा दे देना। ठीक है, तुम निकलो। शाल और काजल सुंदर पर बैठने लगी। तब शाह सुंदर के करीब आ, सुंदर तुम्हारी माँ है वो, और माँ तक ले जाना तुम्हारा काम। इसे प्यार करके दोनों इस पर सवार हो गए। सुंदर ने दौड़ लगा दी। घंटे की मुसाफत के बाद सुंदर रुका था। जंगल से निकल के वीरान जगह पर मलका थारे को लगे कि सरदानी यही होगी। हाँ काजल, सुंदर कभी गलत जगह नहीं ला सकता। रात के 3-4 का वक्त था। चांदनी की रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था। सामने एक घर था पर खंडर बन गया था। इसमें हल्की रोशनी भी जल रही थी। बाहर नकाब पहने कुछ लड़कियां पहरा दे रही थी। काजल, बोलो शरीर से करना होगा, नहीं तो सरदानी की जान खतरा पड़ जाएगा। तुम दूसरी तरफ जाओ, आंख बजा कर इनका ध्यान अपनी तरफ बताना। पीछे से मैं वार करती हूँ, ठीक है। काजल आंख बजा के दूसरी तरफ चली गई। इसने एक पत्थर जोर से दूसरी तरफ फेंका। सामने खड़ी लड़की ने इसकी जानिब देखा। पीछे से शाह ने चाकू का वार किया जो इसके कमर से सीने के आर पार हो गया था। इसे देखने भाग के दूसरी तरफ आई। पीछे इसे देखने भाग कर दूसरी लड़की आई। पीछे से काजल ने पकड़ के इसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया। तीसरी को शाह ने इसके गर्दन में दुपट्टा लपेट कर गला दबा दिया। इन तीनों लड़कियों के अलावा कोई नहीं था। वो संभल कर सुंदर पहुंची थी। सामने कमरे में सरदानी अकेली थी। उनके चेहरे से और सर से खून निकल रहा था और इनको रस्से से बांधा गया था। सरदानी वो बेहोश थी। दोनों भागन के पास से इनकी रस्सियां खोली। कुछ अजीब था जो शाह को ठीक नहीं लग रहा था कि इनको बस 3 लोगों के अंडर रखा गया था, बाकी यहाँ कोई नहीं था। जल्दी करके सो रही है। हाँ कुछ नहीं। सरदानी, सोनिया रानी अंदर भागी आई थी। सोनिया, शुक्र है तू यहाँ आ गई। तुम लोगों को कैसे पता चला हम यहाँ हैं? हमारे राजू ने सुंदर की बू से पहचान लिया था। रानी जल्दी से बोली, ये वक्त बातों का नहीं है, जल्दी करो। वो सरदानी को उठाकर जल्दी ही झोंपड़ी में लाई। बिना बीबी जल्दी आओ की होया हमारी सरदानी को। सब भागे हुए आए थे। किसने किया है ये सब? गुस्से में बोल रही थी। सब चुप हो जाओ, देखने दो एक बार जल्दी से। बिना बीबी ने पट्टी की। आशा ने इनको जल्दी जल्दी लटाया। वो बेहोश थी और सब सरदानी के पास बैठी थी। सब परेशान थी। आग जला के इनके पास बैठ गई थी। आशा अभी तक चुप थी और सुबह का सूरज तुलू हो रहा था। 2 घंटे बाद सरदानी को होश आया था। सरदानी ठीक हो ना? तुम सब भागकर सरदानी के पास आए थे। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो सारे। वो सबको देखकर बोल रही थी, मलका ठीक है ना तू? आशा पीछे बैठी इनको देख रही थी कि वो के सरदानी के पास आके पाँव में बैठ गई। मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो सारे। ठीक तो वो लग रही थी पर शाह को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चुप चुप सी क्यों है? मलका नहीं सरदानी, बस वैसे ही। सरदानी, थारे को मलका नजर आ रही है मैं ना दिख रही? सोनिया ने बात काटते हुए कहा। वो हंस दी। ना ऐसी कोई बात ना है, चलो अब सब आराम कर लो। हमारी वजह से पूरी रात ना सोई सारी। नहीं सरदानी, कोई बात नहीं है, थारे से बढ़कर हमारे वास्ते कुछ नहीं है। थोड़ी देर लेट जाओ, हमारे को भी नींद आ रही है। सही कह रही है वो। आप सब लोग आराम कर लो, मैं यहीं हूँ आपके पास। थोड़ी देर में सब नाश्ता कर लेंगे। सबको बात ठीक लगी, सब उठकर वहाँ चलेगी। काजल तुम भी चली जाओ। नहीं, मैं भी यहीं बैठूंगी। मलका, जी सरदानी, अपने इंतकाम को पूरा करो बेटी, और कभी किसी पर रहम ना करिए और जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करिए। हमारी ज़िंदगी अब थोड़ी रह गई, ऐसा मत बोलें। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। वो सरदानी के पास बैठती हुए बोली, ना बेटी, अब नहीं लगता ज़िंदगी बचेगी। काजल, जी सरदानी, बेटी सारा का ख्याल रखियो और अपनी मासी के बेटे के साथ ब्याह करके अपनी ज़िंदगी शुरू कर लियो। ऐसा ना बोलो सरदानी, थारे को हमारी भी उम्र लग जाए। ना बेटी, अब नहीं लगता। पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारी मलका और हमारा बंदा अब बोला रहा है।
ऐसा मत बोलो सरदानी, इस जंगल को मैंने अपना घर समझा है और इस घर के हर फर्द हो तुम, इस पे कभी किसी का कब्जा ना कर देना। सबके साथ मिलजुल कर रहना सुंदर अब मलका थारी मलकियत है। अपने घर में ही बेटी ने वार किया है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना थारा फर्ज है। सरदानी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अभी इन्हीं बातों में मसरूफ थी, एकदम सरदानी को खून की क्या है? सरदानी दोनों भागकर इनके पास पहुंची। सबको बुलाओ, हमारे पास वक्त ना है। ऐसा मत बोलो प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। बिना बिना मासी जल्दी आओ, काजल चलाई थी, खुदा खैर हो। सब भाग के आए थे। बिना मासी सरदानी को देखो, भागकर सरदानी के पास से जहर दे गया है। हमारी सरदानी को सब के सब भाग गए थे, फिर इसका इलाज करे, सरदानी ठीक हो जाएगी। सोनीना ने पास बैठते हुए कहा, बिना मासी कर कुछ रानी चलाई थी, जहर ऐसा दिया गया है जो जिस्म में फैल गया है, अब इसका इलाज मुश्किल है। होश में तू काजल चलाई थी, मेडिकल में हर चीज का इलाज है, हम शहर ले जाएंगे सरदानी को, थारा दिमाग ठीक है? मलका सोनिया बोली, सरदानी को कैसे लेके जा सकते हैं हम शहर, कितने दुश्मन है। सरदानी को पल में सब मौत के घाट उतार देंगे, तो तुम्हारा क्या मतलब है? इनको मरने दें। मैं ऐसा नहीं कह रही, तुम लोग पागल हो गए हो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। मलका काजल ने कहा, काजल इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक कह रही है मलका, शहर चलने का इंतजाम कर, रुक जा सारे, यहाँ आओ मेरे पास। सरदानी लंबे लंबे सांस ले दी। सरदानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आप मेरे साथ, सुनो सब वो चलाई थी, हमारा आखिरी टाइम आ गया और अब जंगल को अपने इस घर को संभाल के रखना, किसी की बुरी नजर न पड़ने देना, ना किसी पर एतबार करना। घर के बेटी जब वो खंजर मारे तो मौत ऐसे ही तर कर आवे है, और मेरे बाद अब इस जंगल की सरदानी होगी, और मेरे बाद भी इस जंगल की सरदानी होगी, जिसका जंगल पर राज होगा, और हमारे बाद जंगल की सरदानी मलका होगी। आज से इस जंगल की सरदानी मलका है। सरदानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुंदर सुंदर इशारा चलाई थी। वो भागा आया था जंगल के किनारे तक, तो वो सुंदर पर ले गई थी, साथ सोनिया काजल आई थी। आपके करेगी मलका, तुम लोग आबादी तक ले आओ, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आती हूँ। शाल ने दुपट्टे का नकाब किया और नीचे उतरी, टैक्सी ले आई थी। शाल, और जल्दी करो भाई, शहर पहुंचने में कितनी लगेगी? काजल ने पूछा। आधा घंटा। सरदानी की हालत खराब थी और वो गनूदगी में थी। सोनिया कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुप बैठी थी। अस्पताल जाते सरदानी को दाखिल कर लिया था, जहर इनके पूरे जिस्म में फैल गया था, दुआ करे वो बच जाए, डॉक्टर ने बताया था। आके सर कुछ भी करें, इनकी जान बचा लें। मैम हम आपकी तरफ से पूरी कोशिश करें, हम इनसे भी मिल सकते हैं, नहीं बस देख सकते हैं। काजल और शाह सरदानी के पास आ गई थी। सोनिया बाहर ही बैठी थी। सरदानी ने आंखें खोल कर शाह की तरफ देखा, इसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। उन्होंने शाल की तरफ इशारा किया, उसके तरफ अपना हाथ किया। शाल ने इनका हाथ पकड़ लिया। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार इनकी आंख से आंसू छलका था और सरदानी को देखकर शाह का जब्त भी टूट गया था। मेरी माँ है आप, कुछ नहीं होगा आपको, कोई नहीं बचा मेरा आपके अलावा जिसने ये किया है। आपकी मलका का वादा है, कुत्ते की मौत मारेगी। और सरदानी ने एक नजर बाहर बैठी सोनिया को देखा, फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सोनिया को बुला लाओ अंदर। वो काजल भागकर बाहर की, डॉक्टर डॉक्टर। शाल ने तड़पकर आवाज लाई, सोनिया अंदर आई, पीछे हो जाओ आप। सरदानी सोनिया को देख रही थी और इनकी आंखों से आंसू जारी थे। ठीक हो जाएगी सरदानी, फिक्र न करो, सोनिया ने दिलासा दिया, पर इनकी सांस रुक रही थी। डॉक्टर अपनी कोशिशों में लगे थे, बिजली के झटके दिए और शाल को अपना आप बीता सब याद आ गया। इनकी जिंदगी की यही उम्मीद बार हौसला बची थी, इनको कुछ हो गया तो। और अगले ही लम्हे सरदारनी की आंखें एक जगह ठहर गई और सामने मशीन ने एक लाइन की तस्दीक कर दी। आई एम सॉरी मैम, हम इनको नहीं बचा सके। शार के पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी। की बोल रहा है, सही से देख ठीक हो जाएगी। सोनी ने कहा, नहीं मैम, आप इन्हें लेकर जाएं, या नहीं रही, पागल हो गया क्या? काजल गुस्से में बोल रही थी। मलका समझा, इसको बोल कुछ करे। अशाल साकत खड़ी थी, इसकी आखिरी उम्मीद, इसका आखिरी सहारा भी इस दुनिया से चला गया था। मलका कुछ बोल, अशाल ऐसे ही बुद्ध बनी खड़ी रही, इन्हें नहीं रही वो। काजल चलो अपने घर लेकर चले। शाह ने दो टोक कहा था, पागल हो गई है कि हम यहाँ ठीक करवाने को लाए थे, ना कि मारने को। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। काजल और इनकी जिंदगी इतनी लिखी थी, पागल हो गई है। मलका तू काजल जलाई थी और अशाल ऐसे ही साकत खड़ी थी, ना आंख में आंसू था और ना रोना धोना था। काजल इसके गले लग गई थी। अचानक के बढ़कर से खुद से लगाया था, हमारी सरदानी हमारी माँ नहीं रही, हम पीछे जाके क्या जवाब देंगे? सोनिया खड़ी सरदानी को ही तक रही थी। काजल शाह चलाई थी। सरदानी ने कभी नहीं कहा था रोने को, तू क्यों रो रही है? वो हमारी हिम्मत बनी है और अब भी हिम्मत है और हमेशा हिम्मत रहेगी। चुप करो, इनके आखिरी टाइम इनको जिया ना दो। शाल की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा था। वो बड़ी हिम्मत करके जंगल तक पहुंची थी। जब सरदानी को लेकर वो लोग जंगल में पहुंचे तो कहराम मच गया था। ये क्या हो गया है? तुम लोग सही करने के लिए
लेके गए थे। बीना बीबी रो रही थी, सब रो रहे थे, पर शाल की आंखें खुश्क हो गई थी। सरदारनी को लटाया गया था, सब इनके इर्द गिर्द बैठकर रो रही थी, सब खामोश हो जाओ सब। शाल ने सबको जोर से आवाज लगा के कहा था, हमारी सरदारनी ने हमें कभी रोना नहीं सिखाया था। उन्होंने हमेशा कहा कि जो रोता है कमजोर होता है, इसलिए सब खामोश हो जाओ और इनके आखिरी सफर की तैयारी करो। बीना बीबी उठो, गुस्ल का इंतजाम करो। अब सब चुप हो गई थी। बीना बीबी उठी थी, चल जुगनी उठ, सही कह रही है मलका, हमारी सरदारनी को दुख होवेगा, हम रो रहे हैं। सरदारनी को गुस्ल दिया कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। मलका काजल ने पूछा था, हमारी सरदारनी ने कभी गरीबों पर जुल्म नहीं किया, ना वो कभी किसी के सामने आई। जंगल से गरीबों का ताजरों का सबका गुजर हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गरीब होगा जो इनसे मिलना चाहता होगा, इनको देखना चाहता होगा। ऐलान करा दो आसपास के गांव में कि सरदारनी अल्लाह को प्यारी होगी, इनकी चाह रखने वाले आखिरी दीदार कर ले, और गांव के मौलाना को बुला के नमाज नाजा होगा। जो लोग देखने आएंगे वही साथ नमाज नाजा भी करवाएंगे। और एक बात ऐलान के साथ ये भी कह दे कि कोई भी होशियारी ना दिखाए, जिसने इस टाइम पर कुछ भी गलत करना चाहे, इसके कुत्ते की जैसी मौत होगी सबके सामने। और कबीले की सब औरतों को कह दो कि जब तक सब चली ना जाए कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। सही कह रही है मलका, बेशक हमारी सरदारनी ने अगली सरदारनी का चुनाव बेहतर करा है। काजल और आशा के गले लग गई। हमें हौसला और हिम्मत से काम लेना है काजल, इस वक्त हमारा सारा जंगल दाव पे लग गया है, जरा सी गलती हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। सही कह रही है मलका, चल मैं सब काम करके आई, तू देख। मलका यहाँ सब को काजल बाहर की तरफ बढ़ गई थी। जंगल के आसपास के लोगों में बता दिया गया था सरदारनी की मौत हो गई, और लोग सुन के बहुत दुखी हुए थे और सरदारनी की जनाजे में आने को भी तैयार भी थे। आशा ने सारा इंतजाम जहां इनकी रहाइश थी वहां से हटकर जंगल में इंतजाम किया था। सबने अपने अपने मुंह लपेट लिए थे और जंगल के हर हर कोने पर एक एक लड़के को खड़ा किया था। आने जाने वालों को रास्ता दिखाया गया था। शाह, सोनिया, रानी, जुगनी, काजल सब सरदारनी के पास बैठी थी। बीना बीबी ने लड़कियों के साथ मिलकर गुस्ल दिया था और लोगों का आना शुरू हो गया था। 20 साल की एक लड़की चुप करके इनको तकती हुई इनके पास आ बैठी थी और फिर सरदारनी को देखते धाड़े मार मार कर रोने लगी। कौन संभालेगा मुझे, अब कौन मैं, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देगा, दुनिया नोच खाएगी मेरे घर को। आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और भी शाल बस चुप सबको चुप करके देख रही थी। इत्तला मिलने के बाद ही से लोगों का आना शुरू हो गया था और जो आ रहा था सब अपनी आप बीती बता रहे थे कैसे उन्होंने जंगल के बाहर भी लोगों को अपनी एक पहचान बनाई थी। लोग दाढ़े मामा कर रो रहे थे, इनकी मोहब्बत ही अपनी अपनी बीती बता रहे थे, कैसे लोगों के सरों पर सरदारनी ने हाथ रखा था। आज सबने देखा था वो कितनी जिंदगियों को लेकर चल रही थी। आज सब हैरान थे कि सरदारनी ने कैसे लोगों की जिंदगी को संभाला हुआ था, जंगल में भी और जंगल के बाहर भी। मलका कब्रिस्तान में दफन का इंतजाम हो गया है। काजल ने शाल को आके बताया कब्रिस्तान में नहीं दफन करना, इनको इस जंगल में ही हमारे पास रखिएगा। शाल ने बताया कि कहाँ सरदारनी को कहाँ दफनाना है। कलमा शहादत के वजह से जनाजा उठाएगा और फिर सरदारनी को इनके जंगल के बनाएंगे घर के बाहर दफनाया, जो बस शाल को ही पता था ये सरदारनी का घर है और हमेशा वो यही रहेंगी। पहली बार सबने इस छोटे से घर को देखा था। जनाजे के बाद ऐलान कर दिया सब अपने घर चले जाएं, दोबारा जंगल की तरफ नहीं आएगा कोई। और सरदारनी के लिए दुआ करें, इनको अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले दिन सरदारनी के नाम पे लोगों ने कुरान ख्वानी करवाई। लोगों का हाल ऐसा था कि पता नहीं इनके सर से क्या उठ गया है। बल्कि अब हमारी सरदारनी है। सब सुबह जो एक जगह जमा थे, जब बीना बीबी ने सबको कहा था बेशक सरदारनी ने मलका को सरदारनी बनाया है, पर हमारे को ना लगता है कि वो सरदारनी की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। रानी ने बीना बीबी की बात को काटते हुए कहा, वो अभी जंगल में आई है और अभी जंगल के कानून में ना समझ पाई है, तो वो कैसे निभा सकती है सरदारनी की जगह। हमारे को लगे सोनिया से बेहतर कोई नहीं। सरदारनी शाल चुप करके बैठी थी, सबकी बातें सुन रही थी। थारा दिमाग सही है, काजल ने आगे बढ़कर कहा था। सरदारनी जिसको बनाएगी वही रहेगी, नहीं सीखी तो सीख जाएगी, पर हमारे को लगे तुम लोगों से बेहतर है वो, और वो सीख भी सब कुछ चुकी है। सरदारनी ने कुछ सोच के ही अपनी जगह दी है मलका को। थारे को लगे वो सब सीख गई है। सोने ने लुकमा दिया तो सरदारनी के साथ रही है बहुत अरसा, पर थारे को क्यों ना बनाया सरदारनी ने, कोई तो बात होगी ना थारे में या मलका में। काजल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल की आई छोकरी अब सरदारनी की जगह लेगी। सोने ने घराते हुए कहा, तुम में कमी थी तो ही तुम ये जगह नहीं ले सके। शाह ने सोनिया को देखते हुए कहा, कुछ तो ऐसा है जो सबकी नजरों से ओझल है सोनिया, और जिस दिन पता लग गया इस दिन जंगल में क्यामत आएगी। एक बार शाह ने इसकी आंखों में देखकर घबराते हुए कहा, और मैं हूँ सरदारनी, आज से जिसको भी इस बात पर एतराज है वो जंगल से निकल कर अपना नया घर ढूंढ ले। वो कहकर मुड़ गई। इसके मुड़ने में एक गरूर था। अनाथ इस जंगल की वो सरदारनी थी और इसके अंदाज से भी लग रहा था ये फैसला ना करेगी कि ये सरदारनी है। बीना बीबी रानी बोली थी, कल की आई छोकरी हमारे को आंखें दिखा रही है, थारा बोलना बनता नहीं है। रानी सोनिया
ये फैसला मारा होता तो सोचा भी जाता, पर ये फैसला सरदानी करके गई है और सरदानी का फैसला सर आंखा पर है। अब थारा बोलना बनता नहीं, इसलिए चुप रहो तो ज्यादा बेहतर है। रानी और सोनिया दोनों ही वहां से गुस्से से उठकर चली गई थी। अगले दिन शाल ने व्हाइट रंग का सूट पहना हुआ था। इसने भी गले में काली डोरी डाली थी और हाथ में कड़े पहने थे। जब अपनी झोंपड़ी से निकली, सब इसे देखकर दंग रह गए थे। इस पर सफेद सूट और इस पर पग, पाँव में खुस्सा और काली डोरी, गले में बिल्कुल सरदानी लग रही थी। एक रौब था इसकी शख्सियत में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए हमारी सरदानी को। बिना बीबी सबको बोले पहले की तरह अपने अपने कामों पर लग जाए। जो जैसे चलता था वैसे चलेगा। मैं सरदानी की कब्र पर होकर आ रही हूँ मलका, मैं भी चलूंगी थारे साथ। काजल ने कहा, ठीक है आ जाओ। जुगनी तुम ध्यान रखो, पीछे क्या काम हम आते हैं। वो सोनिया और रानी को इग्नोर कर गई थी और ये बात इनको बर्दाश्त से बाहर थी। वो चुप कर गई थी। मलका, सरदानी को जिसने मारा है इसका कैसे पता लगेगा। सरदानी की कब्र से होकर हम वहीं चलते हैं जहाँ वो लोग सरदानी को लेकर गए थे, वहीं मिलेगा कोई सुराग। दोनों सरदानी की कब्र से होकर उसी जगह पर गई थी जिन लड़कियों को उन्होंने मारा था। वो वहां नहीं थी। वो इस खंडर नुमा घर में दाखिल हुई। अंदर है बस एक कुर्सी थी जिस पर सरदानी को बांधा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने ना लगे मलका, यहाँ से कुछ मिल सकेगा हमें। सही कह रही हो काजल, आप चलें अब। हाँ चलो। दोनों बाहर की तरफ मुड़ी थी, तभी शाल की नजर नीचे एक गले में पहने वाली चेन पर नजर आई जो टूटी हुई थी। शाल ने आगे बढ़कर वो उठाई। चेन में एक लॉकेट था और आधा दिल था। इसमें एक लगी तस्वीर थी। तस्वीर लड़के की थी, पर वो कौन था वो दोनों ही पहचान नहीं पाई थी। ये कहीं दिखा लग रहा है। मलका, किसी के गले में पहना देखा है मैंने। सोने के गले में देखा है मैंने। यहाँ सोने ने मारी सरदानी को? नहीं, ये नहीं हो सकता। काजल बोल खलास ही गई थी, वो नहीं मार सकती। सरदानी ने सबसे ज्यादा प्यारी थी वो। मलका तो कुछ ना बोल रही थी। इसने मारा है सरदानी को? शाल ने दो टोक जवाब दिया था। इस दिन वो मुझे पहरे पर खड़ा करके चली गई थी। सब कुछ हो गया था, पर वो और रानी नहीं आई थी। फिर जब सरदानी हमें यहाँ मिली थी तो वो दोनों आई थी और किसी ने तो नहीं अपने घोड़े का रुख यहाँ किया। जब सरदानी की जान निकली थी, बाहर बैठी सोनिया को देखकर सरदानी की आंख से आंसू निकला था। इसने जहर दिया है सरदानी को, पर क्यों? वैसा क्यों करेगी? सरदानी की सीट लेने के लिए, जंगल पर राज करने के लिए ऐसा जहर दिया था सरदानी को कि वो वक्त से पहले ही बोल के सरदानी किसी को कर जाए। और ये बात अब रानी और सोनिया को हजम नहीं हो रही थी। याद नहीं आखिरी बात सरदानी के घर की भेदी मारता है तो फिर ऐसे ही तड़प के मौत आती है। काजल ने गुस्से से उठकर सामने रखी कुर्सी फेंक कर मारी थी। ये सिला दिया हमारी सरदानी की मोहब्बत का। सोनिया ने, रानी ने, माँ थी वो इनकी, और अब मैं ना छोड़ूंगी इनको, कुत्ते की मौत मारूंगी। चल अब यहाँ से। नहीं अभी नहीं, तुम अभी कुछ नहीं बोलोगी। काजल, मलका, थारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारी सरदानी को मारा है उन्होंने, ऐसी मौत नहीं देनी। काजल, तड़पा तड़पा के मारना है। पता लगे जब किसी का अपना जाता है तो कैसा लगता है। काजल ने अपने आंसू साफ किए। सही कह रही है मलका, इस लड़के का पता लगाओ कौन है ये। फिलहाल चुप रहो बस, जब तक इसका नहीं पता लग जाता। काजल और शाल का बस नहीं चल रहा था कि वो इनको देखते ही जान से मार दे, पर इनको चुप रहना था। अभी अगले दिन काजल ने पता लगा लिया था कि वो लड़का कौन है। किसी गैंग का वो लीडर था जो जराइम में मुलविस था और सोनिया जिससे प्यार करती थी, और वो इसका प्यार का फायदा उठा रहा था क्योंकि इसे जंगल से स्मगलिंग करनी थी। और सरदानी के होते हुए ये हो नहीं सकता था, इसलिए सोनिया को वो रखलाया था और कि वो सरदानी बन जाए। ये लालच दिया था सरदानी बनने का वो पूरे जंगल पर राज करेगी, पर असल में तो उसे अपना काम निकालना था। काजल, तुम जंगल का ध्यान रखो, मैं इस लड़के तक पहुंचती हूँ। तुम क्या करोगी मलका? काजल ने शाल की तरफ देखते हुए कहा, वही जो होना चाहिए। शाल ने तंजियम उसका लबों पर लाकर काजल को भी हैरान कर दिया था। ये अब वो मलका नहीं थी जो रहमदिल और मासूम थी, सच में सरदानी का पूरा हक अदा कर रही थी। मैं जा रही हूँ सुंदर को लेकर, तब तक जंगल में तुम्हारे हवाले है। पागल होगी, अकेली कैसे सामना करेगी? मलका अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। काजल, सरदानी होने का पूरा हक निभाने जा रही हूँ। जंगल का ख्याल रखना, फी अमान अल्लाह। ये कहकर शाह सुंदर पर बैठकर आगे बढ़ गई। सुंदर, तुम यहीं रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगी। सुंदर को जंगल में छोड़कर शाल ने आगे का सफर शुरू किया। अपनी पग को खोलकर नकाब किया और शहर तक आ गई। फिर इसने इस आबादी की तरफ रुख किया जो इस लड़के की रहायशी थी। एक महल था जिसे गुजर कर गलियों चौराहों के बाद एक घर आया था। बड़ा सा सेन था। एक औरत वहां मौजूद थी। एजाज का घर यही है? सामने भी औरत से शाल ने पूछा था। हाँ। कहाँ है वो इस वक्त काम पे गया। औरत ने वहीं बैठे बैठे जवाब दे दिया था। शाल बगैर इजाजत अंदर आई और इसकी औरत के पास बैठ के, क्या काम करता है आपका बेटा? मजदूर है। और तू है कौन जो मेरे बेटे के बारे में पूछ रही? तुम्हारा बेटा एक जुर्म की दुनिया का एक ऐसा इंसान है माई जो कम सन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता है, इन्हें नशे पर लगाता है, इन्हें गलत रास्ता दिखाता है और लोगों के बच्चों को गुमराह करके इनकी जिंदगी को जाले से अंधेरे में धकेल देता है, सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। सुना है वो किसी मौलवी के घर
सुना है वो किसी मौलवी के घर है जो बच्चों को तालीम भी इस मकसद मुकद्दस किताब की देता है जो हमारी ज़िंदगी को संवारती है। आज इसी का बेटा लोगों को नोच कर खा रहा है। वो शाल के मुंह को तक रही थी, आखिरी वक्त आ गया इसका, तैयारी करवा लो इसकी। बस यही कहने आई थी। क्या बोल रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शाल उठकर चल दी थी। वो पीछे से बोल रही थी। 1 घंटे बाद शाल एक इमारत के पास पहुंची थी जो जरा सी आबादी से हटकर थी। गोदाम टाइप जगह थी। वो सीधा ही अंदर आ गई थी। तुम लोगों में एजाज कौन है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? शाल ने घबरा हुए अंदाज में बात की थी। तुम लोग ये बताओ जास कहाँ है? इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है वो। क्या अंदर से वही लड़का भागा आया था जो सोने की लॉकेट चेन में जिसकी तस्वीर थी? मैं हूँ। जास से बोलो क्या हुआ? मेरी माँ को, आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और आपको याद करी। जल्दी से मेरे साथ घर चले। नहीं, वो अस्पताल में है। ठीक है, जल्दी चलो मेरे साथ। वो गाड़ी में बैठकर शाल को अपने साथ बैठाया और किसी को जल्दीबाजी में लेना ही भूल गया था। भूल गया? कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें, और मेरी इस जगह का पता किसी को नहीं, मेरी माँ को भी नहीं। तो तुम यहाँ कैसे आई? सोनिया ने भेजा है मुझे। क्या? हाँ, इसने कहा है कि तुम यहाँ मिलोगे और तुम्हारी माँ के पास, और मुझे तुम्हें लेने भेजा। अच्छा कहकर वो गाड़ी जल्दी में चला रहा था। आपको इसकी माँ से इतना प्यार है? माँ किसको नहीं प्यारी होती? इसने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया। अगर खुदा ना करे आपके पहुँचने तक वो अल्लाह को। क्या बकवास करी हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, कोई भी फजूल बकवास नहीं करो। सोनिया ने कहाँ बुलाया है? जंगल में। इसके एकदम से ब्रेक पर पाँव रखा और गाड़ी रुक गई। आपकी माँ को वो वहीं ले गई है। वो इसे एक नज़र शाल पर डाली और चुप करके गाड़ी चलाता रहा। शाल बाहर खिड़की से देखती रही। 1.5 घंटे बाद वो लोग जंगल तक पहुंच गए थे। गाड़ी वहीं खड़ी करके ऊपर झाड़ियों से चढ़ना शुरू किया था। जल्दी चलो बताओ कहाँ है मेरी माँ? शाल पीछे ही रुक गई थी। वो पीछे मुड़कर बोला, रुकी क्यों हो? चलो, रास्ता मुझे नहीं पता है। शाल चुप करके खड़ी रही। वो पीछे मुड़कर इसकी तरफ, बड़ा मसला क्या है तेरा? चल बता कहाँ है? अभी इसकी ज़बान से इतने अल्फाज निकले थे कि शाल ने इसकी टांग में चाकू घुसा दिया। वो करा कर नीचे बैठ गया। वो चलाया और अगले ही लम्हे शाल ने एक भारी डंडा उठा के इसके सर पर दे मारा और वहीं पे बेहोश हो गया। शाम होने वाली थी। शाल ने सीटी बजाकर सुंदर को बुलाया और इस लड़के को डालकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। हल्का हल्का अंधेरा छा गया था जब वो सबके दरमियान पहुंची। ये कौन है? जुगनी ने शाल को और सुंदर को इस लड़के की तरफ आते हुए देखा। अरे देखो सोनिया, मेहमान आए हैं तुम्हारे लिए। और शाल ने सुंदर के ऊपर से इससे धिक्का देते हुए कहा और वो ऊंधे मुंह पड़ा था। कौन है ये? सोनिया ने एक नज़र इस पर डालकर पूछा। मेहमान है तुम्हारा, जाओ जाके देखो, फजूल मत बोलो, जो बात है सीधी तरह बताओ। सोनिया ने अकड़ कर कहा। शाल ने इसके सामने आके इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वो शाल नहीं लग रही थी जो एक नरम दिल रखने वाली मासूम सी थी। एक रौब, एक दबदबा था इसकी शख्सियत में। अब शाल ने सोने की आंखों में देखा। एजाज है। और एक तंजिया मुस्कुराहट शाल की लबों पर आई थी। क्या बकवास कर रही हो? वो भागकर इसके पास गई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है सिवाय काजल के। सब ही चुप खड़ी थी और देख रही थी। एजाज सोने चला रही। इसके सर से खून निकल रहा था। वो बेहोश था। सोने ने जल्दी से अपनी पग उतार के इसे खोली और इसके सर पर लपेटने लगी। एजाज उठो, ए कुतिया। वो गराया शाल की तरफ बढ़ी थी, पर शाल के हाथ में ही वो डंडा था जो उसके लड़के को मारा था। जैसे ही सोनिया शाल पर भड़कर आगे आई, शाल ने जोरदार एक वार किया जो इसके सर में लगा और वो दूर जाकर गिर गई। सर से खून निकलना शुरू हो गया था। ए पागल हो गई है क्या? रानी चलाई और आगे बढ़ी थी। फिर वही डंडा शाल ने इसके सर पर मारा था। रानी भी दूर जाकर गिरी थी। फिर शाल ने इसके पास जाके इसके बाल पकड़े। खामोश, आवाज नहीं। मलका पागल हो गई है क्या? क्या करी है? बीना बीबी ने आगे बढ़कर शाल को ऐसे हालत में रोकना चाहा। मलका के थारे सर पर खून सवार हो गया है, पागल हो गई है। चुप करो जा बीना बीबी, जो हो रहा है बस वो देखो, पता लग जाएगा। अब जो भी बीच में बोला, मैं अपना हाथ चलाते हुए नहीं सोचूंगी। ये कहकर वो एजाज की तरफ बढ़ी थी। ए सच्चिया मोहब्बता नहीं सोनिया, ऐसा ही है ना? सामने पड़ी सोनिया को तंजीह नज़रों से देखते हुए शाल ने पूछा और फिर इस लड़के पर जोरदार वार के लिए डंडा। ए पागल हो गई है क्या? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तभी शाल का हाथ रुक गया और वो सोने की तरफ बढ़ी और इसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारे। सोने के सर से खून निकल रहा था और फिर इसके सर को जमीन पर दे मारा। शाल के सर पर खून सवार था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो पूछ ले कि क्या हुआ है। सबको लग रहा था कि जो भी बोलेगा वो मर जाएगा। फिर शाल एजाज की तरफ बढ़ी थी। अब इसे होश आ रहा था। तुझे पता है जब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है? शाल ने सोने की तरफ देखते हुए कहा था और चाकू निकाल कर लड़के की गर्दन तक लाई थी। तभी सोने ने इसके पांव पकड़ लिए थे। क्या गलती हुई है ये बताना। मारा इसको, हमारी जिंदगी है वो। इसको ना माना, हमारी जिंदगी है वो, हमारा सब कुछ है। तो सरदानी भी हमारी माँ थी जिसको तूने जहर दिया। शाल ने फिर डंडा मारा था। अब इसके
पाँव पे लगा था और वो चलाई थी। सब पे एकदम जैसे आसमान गिर गया हो ये सुन के इसने मारा है। सरदारनी को शाल चलाई थी। इसे जंगल चाहिए थी, इसे सरदारनी की सीट चाहिए थी। रानी सोनी ने मारा है हमारी सरदारनी को, हमारी माँ को, और फिर वो टांगों और घूसों के साथ की बरसात सोनिया पर कर रही थी। फिर इसके बाल पकड़ कर इसे उठाया। पता है जब कोई अपना जाता है कैसी तकलीफ होती है। इसने उठकर इस लड़के की गर्दन से चाकू आर पार कर दिया था और सोने चलाई थी। नहीं, मलका भागकर अपनी सी कोशिश करके इस लड़के तक आई थी। मलका सोनिया घराती हुए शाल पर लपकी थी और अगले ही पल शाल ने चाकू इसके सीने के आर पार कर दिया था। होता है ना दर्द, होता है ना। वो चाकू को जोर से दबाकर बोल रही थी, मेरी माँ को मारा है तूने। फिर इसने गुस्से में चाकू दबाया था। सबकी माँ, सबकी सरदारनी को मारा है तूने। फिर चाकू निकाल के इसने वहशत भरे अंदाज में इसके सीने से फिर आर पार कर दिया था। तुझे बच्चों की तरह रखा तू धोखेबाज कुतिया निकली। और अगले लम्हे सोनिया की सांसों की डोर टूट गई थी और जमीन पर डह गई थी। फिर वो रानी की तरफ आई थी। माफ कर दे सरदारनी, खुदा का वास्ता है, सोनिया के कहने पे किया सब। मुझे कोई गर्ज नहीं थी ना सरदारनी को मारने में मेरा हाथ था। मैं थारे पैर पकड़ूं मलका, आखिरी मौका दे दे। खुदा की कसम सरदारनी को ना मारा है, सब कुछ सोनिया का किया धरा है। ले जा इनको उठा के दफना आ इन्हें दफनाना आ, नहीं तो जंगल के जानवर काफी है इनको खाने के लिए। हाँ, थारा हुक्म सर। आंखों पर सरदारनी बशार अपनी झोंपड़ी में आ गई थी। आज इसने एक इंतकाम तो ले लिया था, अभी एक का बाकी था। कितनी देर वो ऐसे ही साकत बैठी रही थी कि जिंदगी ने कैसे कैसे खेल खेले इसके साथ। कब आंख लगी इसे नहीं पता चला। कुछ दिन बाद सब कुछ मामूल पर आने लगा था। रानी वहीं रहती थी पर इसे कोई मुंह नहीं लगाता था। काजल, देख एक बार हमारी बात मान ली, इस जंगल को छोड़ दे। नहीं राजू, नहीं छोड़ सकती। अब हमारी सरदारनी भी नहीं रही और मलका को अभी हमारी ज़रूरत है। काजल अपने कज़न खाला के बेटे के साथ आज काफ़ी दिन के बाद इसके घर आई थी। घर के पिछले हिस्से में बैठे दोनों बातें कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। तू जाने काजल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। पता है राजू, पर अब मुश्किल है। जंगल ही हमारा घर है और वहीं रहना है अब सारी ज़िंदगी। नहीं सरदारनी आ तो गई है, फिर क्यों रहना है। अब छोड़ा सब कुछ। नहीं, मलका को हमारी ज़रूरत है। दोनों घर के पिछले हिस्से में एक रोड के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। चल अब बहुत रात होगी, मैं चलती हूँ। मलका हमारा इंतजार कर रही होगी, मैं बता के आई थी अभी आई। वो उठते हुए बोली, ठीक है। दोनों रोड से गुजर कर घर की तरफ बढ़े थे, तभी जोरदार बाइक ने आकर लड़के को टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। राजू राजू रुक, कौन है तू। काजल भाग के इसके पीछे लपकी थी पर वो तेज रफ्तारी की वजह से आगे निकल गया था। काजल भागकर राजू के पास है। वो बेहोश हो गया था। चोट सर पर लगी थी। राजू उठ, बोल कुछ। रात बीती थी, सुबह को उजाला छाने वाला था पर काजल अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी देर का कहकर पूरी रात गुजर गई थी। शाल उठी, अभी बाहर जाकर बढ़ने लगी थी। मलका सरदारनी रानी भागी हुई आई, इसकी सांस फूली हुई थी। वो मलका, खैर तो है। रानी, क्या हुआ है। वो काजल, क्या हुआ काजल को। वो काजल का एक्सीडेंट हो गया अपनी मासी के घर के। वो क्या कह रही है। हाँ सच्ची कह रही हूँ, ये सब पता है इसकी मासी के घर का। एक पर्चा इसने शाल के हाथ में थमाया। शाल जल्दी से पकड़कर बाहर निकल गई। जंगल के किनारे पहुंचकर इसने सुंदर को वही खड़ा किया। तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। नकाब करके नीचे उतरी। आबादी में जाकर इसने टैक्सी ली। जल्दी चलो भाई, थोड़ा जरूरी है। एक दो चार घरों पर मुश्तमिल आबादी में इसने उतारा था, जहाँ घर भी बहुत फासले पे थे। वो सामने वाला घर है बाजी। अच्छा कहकर वो इसे कुछ देख कर जल्दी से निकली। दरवाजा खुला था। घर भी अच्छा था। कोठी थी छोटी सी। काजल काजल अशार अंदर जल्दी जल्दी से चढ़ती गई। काजल टीवी लॉन्च में खड़ी आवाजें दे रही थी, काजल काजल नहीं आवेगी। पीछे से किसी ने आवाज लगा के कहा। वो जैसे मुड़ी, सामने जिम्मेदार कैस खड़ा था। हो गई ता आएगी ना, वैसे बड़ी जोई तू ढीठ किस्म की लड़की है। जब सब मर गए थे तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करना था। काजल, चल कोई बात नहीं, अब फिर सही। विशाल गुस्से में गिराती उसकी तरफ बढ़ी, तभी पीछे से किसी ने वार किया और अगले ही पल वह जमीन पर पड़ा था। वाह, तू ते वाकई ही सरदारनी बन के आई है। तभी दो लोग शाल के जाने बढ़े थे। शाल ने सामने पड़ा गुलदान में से उठाकर एक के सर में दे मारा था और दूसरे के पाँव में चाकू से वार किया था। वो भी नीचे गिरा। तभी जमींदार कैस ने आगे बढ़कर शाल के पाँव पर वार किया था। चाकू अभी शाल के पाँव से कट लगा के एकदम से पीछे हुआ था। शाल ने पीछे मुड़कर देखा, वजदान ने कैस को पीछे से पकड़ा हुआ था। अपनी तरफ मुंह करके इसने कैस के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। जिम्मेदार कैस, लड़की को अगवा करने और इसके साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ।
वो चलाया था, तेरी वर्दी 5 मिनट में उतरवा कर तुझे गाँव के। अभी इसके मुँह से इतना ही लफ्ज़ निकला था कि वरदान ने एक घूँसा इसके मुँह पर दे मारा था। शाल के पाँव से खून जारी था और वो सब इनसे बच के बाहर जाना चाह रही थी, तभी तकलीफ में इसके पाँव मेज़ से टकराए, वो नीचे गिर गई। इसका सर मेज़ के कोने पर लगा था, जिससे इसके सर से खून निकल रहा था और वो वहीं बेहोश हो गई थी। शाल होश में आई तो एक बेड पर थी, सर पे भी पट्टी थी और पाँव पर भी उठने की कोशिश की, पर दर्द की टीसों ने हिलने नहीं दिया। इसे नहीं पता था अब वो कहाँ है। तभी दरवाज़ा खोला, सामने वजदान खड़ा था, हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय का कप और ब्रेड रखी थी। शाल के पास आकर इसने ट्रे इसके पास रखी थी। ये खा लो, फिर पेन किलर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की और मुझे जाना है यहाँ से। वो गुस्से से उठकर नीचे पाँव रख के खड़ी हुई तो दर्द की अब ऐसी टीस उठी जो पूरे जिस्म को हिला गई। घायल हो तुम और ज़ख्म गहरा है, अगर वक़्त पे नहीं आता तो पाँव अंदर घुस चुका होता। नहीं चल सकती अभी तुम, कुछ दिन तक यहीं आराम करो, ये खाना खाओ, मैं दवा लाता हूँ। ना मुझे खाना चाहिए और ना ही मुझे कोई दवा लेनी है, मुझे जंगल के किनारे छोड़ आओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अशाल मेरी बात सुनो, अभी वो इतना ही बोला था। अशाल नहीं हूँ मैं, और अंदर इस नाम से नहीं बुलाना मुझे। गुस्से से इसने वरदान को देखा था। मलका नाम है मेरा, इसी नाम से बुलाओ तो बेहतर होगा। वो पाँव लटकाए बेड पर बैठी थी और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। अशाल, खुदा का वास्ता मुझे गलत नहीं समझो, वो इसके पाँव में बैठा था। मैं जानता हूँ मेरी गलती भी है, शायद मेरी ही है, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं वापस ला सकता, पर तुम्हारा तो साथ तो दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने क्या खोया है, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। शाल, जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। एक अनजानी सी मोहब्बत कह लो कि यहाँ इश्क सा हो गया है। जब से तुम्हें देखा है, एक रात सुकून की नहीं सोया हूँ मैं, और जब से तुम्हारे घर वाले गए हैं मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इन लोगों को सजा दिलवाने में। ऐसे अशाल ऐसे ही मुँह पीछे की बैठी थी, वो बोल रहा था, इसके कदमों में बैठ गया। मेरी बात का जवाब दो अशाल, तुम यहीं मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मैं हूं ना, तो मैं दिलवाऊंगा सजा इन लोगों को, वादा है मेरा। प्लीज़ एक बार तो देख लो मेरी तरफ, एक बार एतबार करके देख चुकी हूँ, एक बार एतबार ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। अशाल ने इसकी आंखों में देखकर दो टोक जवाब दिया था। आई एम सॉरी शाल, इसने आंखों में पहली बार देखा था, इसकी आंखों से आंसू छलका था। देखिए मिस्टर वजदान, मैं मानती हूँ कि कसूर आपका है, पर आपने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मैं चुप हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी पे एहसान करना ही है तो मुझे जंगल छोड़ा है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। तो अब मुझे आपकी ज़रूरत हुई तो ज़रूर याद करूँगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पास अब ठोस सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, पर मुझे इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारना है। और वो गुस्से से चढ़ाकर वेदांग की तरफ देखकर बोली थी, मैं भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे इन लोगों ने मेरे घर वालों को मारा है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से जाना है और खुद अपना इंतकाम लेना है। शाल का ये रूप देखकर वरदान हैरान था। जिस मासूम और प्यारे से शाल से वो मिला था वो ये थी ही नहीं। पर शाल, मेरी बात खत्म हो गई है, अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर मुझे जंगल छोड़ आए और जिम्मेदार कैस को छोड़ दे। इसे कोई सज़ा नहीं दिलवाना, सज़ा इसे मिलेगी भी नहीं। इसे इसकी पहुंच अब तक बहुत आगे तक पहुंच भी गई होगी और अब इसे खुद और आप इसे खुद छोड़ेंगे। ये लोग अपने सामने आने वाली हर चीज़ को की समझते हैं। आप मुझे छोड़कर आ रही हैं, मैं खुद चली जाऊँ, वहाँ कैसे इलाज कराओगी तुम अपना? तुम्हें ज़रूरत है, अभी मैं खुद कर लूँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके चेहरे को तक रही थी, वो इसे छूना चाहता था, इसकी आंखों में देख कर बताना चाहता था कि कितना प्यार करता है वो इससे, पर वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी। ठीक है चलो, वो उठा, साथ ही शाल भी उठी, पर जख्म गहरा था इसलिए एक भी कदम नहीं चल पाई थी। दर्द की टीसों ने बुरा हाल कर दिया था। वो इसके करीब और इसके गोद में उठा लिया। क्या बकवास है ये, उतारो मुझे नीचे। वो गुस्से से गिरा कर बोली। वरदान ने नीचे खड़ा कर दिया। यहाँ तुम रहना नहीं चाहती हो, चला तुमसे जा नहीं रहा। अगर तुम्हें ले जाना का कोई और रास्ता है तो तुम ही बता दो। तुम्हारी मार रहा हूँ तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मारा तब भी। पहली बार अशाल इसके चेहरे की तरफ बगैर गुस्से के देखा था। अब बताएं मैडम। नहीं सरदारनी जी, आपका हुक्म कैसे माना जाए? अशाल को भी समझ नहीं आ रही थी क्या बोले, और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चुप करके साइड पर होकर रह गई थी। फिर वरदान ने दोबारा से गोद में उठाया। अब की बार वो चुप थी, इसे जंगल जाना था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। चुप करके वो गोद में उठाकर से बाहर लाया और अशाल के चेहरे को तक रहा था। कोई मसला है? अशाल ने गुस्से से देखकर कहा। नहीं, फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? सामने देख कर चलो, पता नहीं फिर जिंदगी में इतना करीब से देख सकूंगा या नहीं, इसलिए देख रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसे आना पड़ रहा है, नहीं तो कभी। अशाल अभी इतना ही बोली थी।
पता है मुझे खुदा को ही तरस आया है मेरी मोहब्बत पे, जो यार दीदार इतना करीब कर दिया है। नहीं तो महबूब ने तो दिल को पाँव के नीचे रौंद कर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शट अप, नीचे उतारो मुझे, मैं उतार देता हूँ, पर मसला आपको ही होगा। सरदारनी जी अपना मुंह बंद करके जल्दी चलो। ये भी मेरी खुशकिस्मती है जो गाड़ी आज मैंने दूर खड़ी की है। सब ऊपर वाले की मंजूरी है और एक आप हैं जो कुछ नहीं समझ रही। वरदान देखो तुम, वो एकदम रुका। अब क्या मसला है, दोबारा बोलो। क्या क्या, क्या बोलूं? मेरा नाम, मतलब एक बार और बोलो मेरा नाम। पहली बार किसी के मुंह से इतना अच्छा लगा है। उतारो मुझे नीचे, मैंने कहा उतारो। वो गुस्से से बोली। वरदान ने नीचे उतार दिया और नीचे पाँव रखते ही एक चीख निकली थी और एकदम आगे बढ़ा था। चीखूं मैं, सामने गाड़ी में बैठ जाऊंगी, हाथ तो पकड़ सकती हो। या वो भी नहीं, इसने हाथ आगे करते हुए कहा। दो कदम दूर गाड़ी रह गई थी। शाह ने लंगड़ाते हुए गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा। वरदान गाड़ी चला रहा था, वो भी इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और बाहर देख रही थी। 1 घंटे तक सफर खामोशी से गुजरा। वो जंगल के किनारे पर थे। ऊपर नहीं जा सकती तो मैं ले जाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। शाह ने सीढ़ी बजाई। 2 मिनट में सुंदर आ गया था। इसने देखा शाल के पाँव पर चोट लगी है, नीचे झुक कर बैठ गया। शाल आगे बढ़कर सुंदर पर बैठ गया और वो खड़ा हो गया। शुक्रिया आपका, अब आप जा सकते हैं। ये कहकर शाह ने सुंदर को इजाजत दी और वो जंगल से होने वाले रोड पर दौड़ लगा दी। कितनी देर वो शाल को ऐसे ही जाते देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हुई तब वो वापस मुड़ा। तभी इसके मोबाइल की बेल बजी। हेलो जी सर, तुम्हें किसने कहा कि तुम जिम्मेदार केस को पकड़कर हवालात में डालो? सर गलती होगी, मैं जाता हूँ, इससे अभी रिहा करता हूँ। सच कह रही थी तुम, कानून कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे तुम देना चाहती हो। मलका सब भागे हुए आए थे। शाल को देखकर सरदारनी, ये क्या हुआ? थारे को कहाँ थी? मलका काजल झोंपड़ी से बाहर भागी हुई आई थी। मलका कैसी है तू, और ये क्या हुआ थारे को? सबने मिलकर शाल को नीचे उतार कर बैठाया था। खाट पर बैठ जल्दी। बिना बीबी ने जल्दी से बैठा के इसके पाँव को देखा। सब वहीं नीचे बैठ गई थी। मलका ये क्या हुआ, कुछ तो बोल, कहाँ थी तू? कल से सब परेशान थे, बता कि तो जाती? काजल ने पूछा। फिर दूर खड़ी रानी पर नजर डाली। वो भाग कर आई थी और शाह के कदमों में बैठ गई। खुदा का वास्ता माफ कर दे सरदारनी, जिम्मेदार कैस ने अभी इतनी लफ्ज मुंह से निकला था। शाह ने काजल का चाकू निकाल कर इसकी गर्दन के आर पार कर दिया था। एतबार एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। रानी को पीछे की तरफ से जोर से टांग मारी। थू है तुझ पर, तुझे इज्जत रास ना आई? रानी काजल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। खाना खा के शाल को वो इसकी झोंपड़ी में आ गई थी। दर्द और तकलीफ थी, पर नींद की वजह से सर भी भारी था और वो सो गई। सुबह होने से कुछ देर पहले इसकी आंख खुली तो काजल इसके पास ही बैठी थी। क्या बात है, तुम क्यों यहाँ बैठी हो? सरदारनी है मारी तू और सरदानी के साथ रहना मारा काम है। परसों रात जल्दी का कहकर कहाँ तक गई थी? राजू का एक्सीडेंट हो गया था, इसी के पास रुकी थी। अब कैसा है? बेहतर है, काजल ने जवाब दिया। क्या सोचा तुमने? शाल ने पूछा। किस बारे में? राजू के साथ जाने में कुछ नहीं, हमारा घर है ये। मलका और थारे को जरूरत है मेरी, इस वास्ते में कहीं नहीं जा रही, यही रहूंगी थारे साथ। मशाल इसकी झुकी आंखें देकर समझ गई थी वो कितना चाहती राजू को। हम नाश्ते का इंतजाम करवाए, मैं आती हूँ। और शाल ने काजल को कहा। ठीक है। वो चुप करके उठकर चली गई थी। सब नाश्ते के लिए बैठी थी, तभी दूर से किसी ने राजू इसकी माँ को आते देखा। काजल उठकर भागी हुई गई। मासी तुम यहाँ? अभी इसकी चोट ठीक ना हुई और तुम यहाँ यहाँ क्या करने आई हो? काजल ने पूछा। सरदारनी ने बुलाया। इसने पीछे मुड़कर देखा, सरदारनी को देखा। हाँ मैंने बुलाया है, इनको आने दो। पर क्यों? काजल ने इशारा किया। वो दोनों आके शाल के पास बैठ गई। जी हुक्म सरदारनी, तुमने मारे को बुलाया? हाँ आओ यहाँ बैठो। जी सरदारनी, काजल और राजू के रिश्ते के लिए बुलाया है मैंने तुम लोगों को। काजल ने इशाल की तरफ देखा। ये क्या कह रही है मलका? मैं थारे को बता चुकी, हमारा घर यही है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें भेज कौन रहा है? सरदारनी ने आखिरी अल्फाज भूल गई हो। तुम कह के गई थी कि वो राजू से शादी करके अपना घर बसा लेना, पर थारे को हमारी जरूरत है मलका। मुझे पता है काजल, इसलिए तुम राजू से निकाह करके यहीं जंगल में रहोगी। जंगल की दूसरी तरफ वाले हिस्से की देखभाल के लिए कामी वक्त निकला है। तुम लोग वहाँ जाके रहो और वहाँ फल के दरख्तों की पैदावार भी अच्छी है। राजू का काम भी अच्छा चल जाएगा और जंगल की देखभाल भी हो जाएगी। पर मलका परवर कुछ नहीं। काजल, अगर ये बात सरदारनी ना कह के गई होती तो मैं कुछ भी नहीं कहती। सही कह रही है मलका, बिना बीबी ने कहा। और यहाँ जुगनी और बाकी सब हैं, पर आप सब लोग जानते हो कि मेरा मकसद मेरे घर वालों की मौत का बदला लेना है। हो सकता है मुझे भी सरदारनी की तरह मौत आ जाए। पागल हो गई है मलका, कैसी बातें कर रही हो? काजल और जुगनी बोली थी। ये तलख हकीकत है, जो होना है वो होना है मलका। बेटी सरदारनी की मौत नहीं भूले सभी हम, तो ऐसी बातें ना कर। मैं आने वाले वक्त की तलाह कर रही हूँ बिना बीबी। हो सकता है ऐसा हो तो सब लोग मिलजुल कर रहना। काजल, जुगनी और जंगल को संभालने के लिए
और लोगों का आसरा बनना। अगले महीने ज़िम्मेदार कैसे शादी कर रहा है, इसकी शादी नहीं बर्बादी होगी। वो अब मासी आप जाके काजल और राजू की निकाह की तैयारी करो। जी सरदारनी। काजल शाल की तरफ देख रही थी। ऐसा ना देखो सब तुम कमज़ोर नहीं हो मैं। अब तुम दुनिया की आंख में आंख डालकर बात कर सकती हो। तुम सरदारनी की बेटी हो, मलका की बहन हो। सब निकाह का इंतजाम करो, धूमधाम से होगा। काजल का निकाह। काजल ने आगे आकर शाल के गले लग गई थी। अगले दिन बड़े धूमधाम से गांव की मस्जिद में निकाह हुआ था। गरीबों को खाना खिलाया गया था। निकाह भी शाल ने अपने ही गांव की मस्जिद में करवाया था और सब शाल को देखकर हैरान थे कि वो जिंदा है। वहीं रोक ले अपने कदम करीम चाचा। अब शाल नहीं खड़ी है, आप लोगों के सामने सरदारनी खड़ी है और तुम लोगों को मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो। और अगर किसी ने हमदर्दी जताने की कोशिश की तो इस चाकू को गले के आर पार कर दूंगी। काजल का निकाह जोरों शोर से हुआ था। वो लोग आए थे दुआएं देने के लिए। वहीं से इसको जंगल की दूसरी तरफ से रुखसत कर दिया गया था। सब खुश थे और अच्छा चल रहा था। शाह का पाँव अब काफी बेहतर हो गया था। काजल रोज ही चक्कर लगा लेती थी। आज भी वो राजू के साथ सुबह सुबह आई थी और शाह के पास बैठी थी। मलका, हाँ वो ऑफिसर अच्छा बंदा है, अपना अपना लो इसको। शाल खाना खाते हुए हाथ रुक गया था। ऐसे ना देख मलका, वो अच्छा बंदा है, बुरा ना ही है। इस दिन गलती से थारे घर वालों को छोड़ गया था, वो भी ऑफिसरों के सहारे पर। इसे ना पता था कि वो गद्दार इनके साथ मिले होंगे। फजूल बात करी हो काजला। अब मेरा घर यही है और बहुत सी जिंदगियां मुझसे जुड़ी हुई हैं और अभी मेरा मकसद ज्यादा जरूरी काम है जो भी था। जब इसने हमारी जिम्मेदारी ली थी तो निभाना। बता तो रही हूँ थारे को, किसको पता था बाकी के गद्दार निकलेंगे। और वो डरपोक नाहे हैं, कानून के बीच रहकर बहुत से काम होते हैं जो निभाने पड़ जावे। इसने भी किए हैं। अपना बदला होने के बाद इसको अपना ले। हमारा भी तो निकाह करवाए है। अब हमारी भी बात मान ले। तुम्हारा तो सरदारनी कह गई थी इसलिए किया है, पर तू के समझे सरदारनी को ना पता था तारा। इस रात जब सरदारनी को सोने ने गवाह किया था तो नीचे से जंगल की तरफ आई थी। तब सरदारनी ने सारी बातें सुनी थी और मैं सरदारनी को परेशान भी देखा था। वो तो सरदारनी को मौका ना मिला, नहीं तो कह जाती। काजल बस कर, फजूल बातों से दिमाग खराब करी है। पर मलका बस। अशाल ने हाथ के इशारे से काजल को चुप करवा दिया था। सरदारनी जुगनी भागी हुई शाख की झोंपड़ी की तरफ आई थी जहाँ काजल भी थी। वो सरदारनी, वो क्या हो गया है? खैर ऐसे हो रही है जैसे कोई नई चीज देख ली। मलका, वो बाहर ऑफिसर आया है। कौन? वही ऑफिसर वजदान की ओर। शाल ने हैरानी से पूछा, इसे इजाजत किसने दी? किसने आने की? कोई जरूरी बात थी तभी मैं लाई हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है जुगनी? किसी को अपने घर की राह दिखा आई है तू? सरदारनी, बात कोई जरूरी थी? ऐसा भी क्या तूफान आ गया? शाल गुस्से से चलाकर बाहर की तरफ निकल गई। क्या करने आए हो यहाँ? वो पीछे मुड़ के खड़ा था। पलट कर शाल की तरफ देखा। बात करने आए हो? ऐसी भी कौन सी आफत आ गई थी जो यहाँ तक आना पड़ गया? तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास? बात कुछ ऐसी थी इसलिए आना जरूरी समझा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। शाम को मैं खुद आकर बात करूंगी। जुगनी, छोड़ के आओ इन्हें और आइंदा यहाँ का रुख नहीं करना। वो ये कहकर पलट गई। अशाल, अली जिंदा है? अशाल के कदम वहीं रुक गए थे और एकदम से वजदान की तरफ पलटी। सही कह रहा हूँ, अली जिंदा है। शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि मुल्क से बाहर भेज रहे हैं इसे। वक्त थोड़ा है हमारे पास इसे बचाने का, नहीं तो बाहर भेज कर स्मगलर के साथ काम में लगा देंगे वो लोग। आज बहुत टाइम बाद किसी अपने की जिंदा होने की बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू छलका था। वो शाह के करीब आया था। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है पर इसका कफारा मैं इससे बचा के दूंगा। मलका, तू जा, ऑफिसर के साथ हमारी जरूरत है तो बता। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तुम लोग जंगल का ध्यान रखना। अल्लाह थारा मदद करे बेटा। बिना बीबी ने आगे बढ़कर दुआ दी थी। जो अपने भाई को लेकर आ। वो मुड़ी और अपनी झोंपड़ी से अपना चाकू उठाया। चलो, वजदान के साथ वहां से सबकी दुआओं से निकली। अशाल, वो भाई देख रही थी। शाल, वजदान ने फिर आवाज लगाई, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ तुम्हारी नजर में, पर यह बात नहीं है कि मैं डरपोक हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ये वर्दी कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल करनी होती। कहने को मैं भी लोगों से रिश्वत, पैसा, झूठे केस सब कर सकता हूँ, पर नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहनी थी ये वर्दी। मेरी तरबियत में नहीं है शामिल कि मैं कोई भी गैर कानूनी काम करूँ, पर जितना हो सकता है तुम्हारा साथ दूंगा। वो चुप थी और बोले जा रहा था। 2 घंटे बाद गाड़ी एक वीरान फैक्ट्री के पास रुकी थी। आसपास कोई आबादी नहीं थी, बस वो फैक्ट्री थी और खेत ही खेत थे। हम पीछे से चलते हैं और ये लो। इसने शाल के सामने अपनी गन की थी। ये मेरी खुद की है और इसे रख लो, काम आएगी। शाल इसके हाथ से गन लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई थी। फैक्ट्री के पीछे दरवाजे से दोनों दाखिल हुए थे। हाँ, वहाँ कुछ
कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे, यार ये 20 लड़के जा रहे हैं, इनकी कीमत अच्छी मिल जाएगी हमें। अभी ये बात की थी, इनमें से एक ने पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, शाह का पाँव नीचे पड़े, एक डब्बे से टच हो गया था। कौन है, एक उठा इनमें से और इस तरफ आया जहाँ से आवाज़ आई थी। जब वो शाह के करीब पहुंचा, इसने अपने चाकू से इसके पाँव पर वार किया और वो नीचे की तरफ झुका तो एक कांच की बोतल वजदान इसके सर में दे मारी और वहीं ढेर हो गया। 5 लोग थे, जिनमें से एक का काम तो तमाम हो गया था। वो गुस्से से भागे हुए इसकी तरफ आए थे, पर वजदान और शाले पीछे की तरफ मुड़ गए थे और पीछे से दो पे दोनों ने वार किया था। शाल ने के चाकू आर पार कर दिया था। वजदान ने दूसरे के पाँव में कांच की बोतल घुसा दी थी। बाकी के 2 बचे थे, जैसे ही वो पीछे मुड़े, एक ने अपनी गन निकालकर शाल पे निशाना लगा दिया था और देखते ही देखते वजदान शाल की तरफ भाग आया था और गोली वजदान के बाजू से आर पार हो गई थी। वजदान ने शाल चलाई थी और गुस्से से अपने चाकू से मारने वाले को निशाना बनाया था। दूर से इसने चाकू इसकी तरफ फेंका था, जो इसके दिमाग से आर पार हो गया था। वजदान, तुम ठीक हो? इसने अपनी पग उतार के इसके बाजू के गिर लपेट दी थी। पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, आप ही? शाल ने मुड़कर देखा था, अली खड़ा था और साथ ही एक आदमी था जो अली पे गन ताने खड़ा था। जिन 3 लोगों ने शाल की इज्जत को तातर किया था, 2 को वो मार चुकी थी, तीसरा ये था, अगर कोई भी होशियारी की तो गोली इसकी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। देखो, छोड़ दो इसको। शाल ने अपनी गन तानी थी इस पे, गन नीचे कर, नहीं तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वो गुस्से से चलाया था। शाल का हाथ आसा सा नीचे की तरफ चला गया था। जैसे इसके पाँव तक पहुंचा, शाल ने गोली चला दी और गोली इसके पाँव के आर पार होगी और वो नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, शाल ने एक और गोली चलाई और इसके सीने के आर पार हो गई। आप ही? अली भागा हुआ आया और शाल के पास शाल ने जल्दी से इसे अपनी पनाह में लिया और प्यार किया, मेरा भाई, और इसे गले से लगाकर खूब रही। आप ही और भी बच्चे हैं यहाँ मेरे जैसे, चलें जल्दी। वो शाल को वहाँ लेकर गया, सब बच्चों को आज़ाद करवाए। वरदान के हाथ से खून निकल रहा था। शाल, तुम अली को लेकर यहाँ से निकलो, हाँ मैं बाकी संभालता हूँ, पर तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं नहीं चाहता तुम पे किसी की नज़र पड़े। आधे घंटे तक पुलिस पहुँच जाएगी, मैं फ़ोन कर दूंगा, इससे पहले तुम यहाँ से निकलो। परवर कुछ नहीं, वक़्त नहीं है, चलो यहाँ से। पहली बार शाल को एहसास हुआ था वो गलत नहीं है ना, इसने जानबूझ के किया है। इसने शाल के लिए गोली भी खाई है। इस वक्त टैक्सी में बैठी थी और ख्याल में बस वजदान था। सही कहा है इसने कि वर्दी एक हद है और हद इनको कायम रखनी होती है। शाल अली को लेकर जंगल में आ गई थी। आप ही ये कहाँ से आए? कहाँ है? हम, यही हमारा घर है। अली सब भागे हुए शाल को देखकर आए थे। ठीक है ना मलका? हाँ ठीक हूँ, सब फिक्र मंद थे और खुश भी कि चलो चलो कहीं तो इसका अपना इसने अपने आप को बचा लिया था। हाँ मलका, काजल ने आवाज़ दी, किसी सोच में गुम बैठी थी वो। क्या बात है, चुप है तू? नहीं बस ऐसे ही। ऑफिसर ठीक है, अस्पताल है अभी। तुम्हें किसने बताया? बस लगे है। अब आगे क्या क्या रहता है थारा? कल कैस की शादी, इसकी बारात से जब वापसी होगी तुम लोगों ने इसके बाप को उठाना है, बाकी काम इसकी हवेली में होंगे। ठीक है। अगले दिन शाम के 5 बजे करीब जिम्मेदार कैस के बाप को उठा लिया था और अभी वो लोग हवेली पहुंचे ही थे जब कैस को पता चला। वो दोनों को हवेली छोड़कर वहां से निकल गया। हवेली में कराम मच गया, जिम्मेदार अगवा हो गया है। तभी किसने खबर दी कि गाँव के एक जिम्मेदार पर एक दरख्त पर जिम्मेदार लटका हुआ है। सारे गाँव वालों ने इसे खोला और इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। रात आ गई थी, चांद अपने वक्त पर था जब कैसे अपने बाप के पास पहुंचा। अब्बा ठीक हो? कोई गाड़ी लाओ और अस्पताल चलो। क्या करेगा जिंदा छोड़ के, मर रहा है बेचारा। इसने पीछे मुड़कर देखा, सामने मलका खड़ी थी। एक रोब, एक दबदबा इसकी शख्सियत में था। सर पर पग और हाथ में कड़े, गले में काली डोरी और एकदम सरदानी लग रही थी। फिर वो कैस के करीब है। चल अब इसकी मुश्किल आसान कर दे, ले चाकू इसको मार दे। ए कुतिया, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? इतना ही बोला था, एक डंडे का वार इसके मुंह पर हुआ था। खामोश, चल जल्दी से अपने बाप की मुश्किल आसान कर। सारी सरदानी की बेटियां खड़ी थी। नाना रोको, सबको निकालो बाहर जरा। काजल, जुगनी, सब गांव वालों को निकालो जरा। सबको बाहर निकाला गया। चल अब जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। तू क्या समझती है तेरी नस्लों को बर्बाद? एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा था। काजल, लड़की जो लाओ। वो कैस की तरफ देखते हुए बोली, इसका क्या कसूर है? वो नई नवेली दुल्हन है, तू वो है तो चल मार अपने बाप को। वो गराई थी काजल और अगले ही पल काजल ने इस लड़की की शर्ट पर आगे से कट लगाया और इसका सीना झलक रहा था। ए खुदा का वास्ता ना कर ऐसा, ये देख, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है अपने बाप को मार। लड़की की जान बख्शी। इसका बाप सब देख रहा था, आखिरी सांसें गिन रहा था। कैस ने आके इसके पास बैठा, मार नहीं तो नंगा कर दूंगी इसको यहीं सबके सामने। वो चलाई थी। इसके बाप ने कैस के हाथ से चाकू लेकर खुद के आर पार कर लिया था। अब्बा, वो चलाया था। अरे बेचारा। काजल, नंगा कर दो लड़की को, बड़ी खूबसूरत है, नई नवेली दुल्हन। नहीं, ऐसा ऐसा ना कर, ना नहीं
नई नवेली दुल्हन है वो तंजिया मुस्कुराई थी, देख तूने वादा किया था अब जाने दे, मेरा क्या कसूर है जो मुझ पे इतना जुल्म कर रही है, वो लड़की इसके पास है, कसूर तो मेरी बहन का भी नहीं था जिससे सबके सामने से नंगा किया था, कसूर मेरे बाप का भी नहीं था जिसको दरअसल लटका कर मारा, कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, वो एकदम से इसके पाँव आके पड़ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ़ कर दे, माफ़, तुझे माफ़ करने से मेरे घर वाले आ जाएंगे वापस। वो चलाई थी, काजल उतार इसके कपड़े, तार तार कर दे इसकी इज्जत को, और अगले ही पल काजल ने चाकू से इसके सारे कपड़े काट दिए थे, वो भागा था इसे बचाने पर, अगले ही पल शाल इसके सामने आई, चाकू इसके पेट में आर पार कर दिया, फिर निकाला, फिर वहीं मारा, फिर निकाला, फिर सीने पे मारा, होता है ना दर्द, होता है ना दर्द। वो दीवाना वार मारे जा रही थी और खून के छींटे इसके चेहरे पर गिर रहे थे, और आखिरी वार इसने इसकी गर्दन पर किया था, होता है ना दर्द जब लगती है, और वो ज़मीन पर ढह गया था। काजल लपेट लड़की को और उसके घर छोड़ा वो चलाई थी, और तुम लोग याद रखना आज के बाद कोई भी जिम्मेदार ने मेरे आसपास के गांव में मेरे होते हुए जुल्म किया, किसी पर इसकी मौत फिर भी आसानी से आई है, इसे कुत्ते की मौत मारूंगी मैं। खून आलूदा कपड़ों से वो सरदारनी की कब्र पर आई थी और इसकी आंखों से आंसू निकले थे, मार दिया है मैंने, आज सबको ले लिया है मैंने, इंतकाम आप ना होती तो मैं कभी ना कर पाती। वो झुककर बहुत रोई थी, 2 दिन हो गए थे चुप सी बैठी थी। मलका क्या बात है, क्या बात है, अब तो तूने अपना इंतकाम भी ले लिया है, फिर भी चेहरे पर कोई संजीदगी सी है। कुछ नहीं, ठीक हूँ मलका। जुगनी अंदर आई है, वो ऑफिसर आए हैं, शाल भागकर उठी थी, बाहर आई तो अली से बातें कर रहा था, कैसे हो, ठीक हो, हाथ कैसा है, वो भी बेहतर है अब। सब लोग अपनी झोंपड़ी से निकल आए थे, आप सब लोग यहाँ हैं, सबसे बात करने आया हूँ, शाल से मोहब्बत करता हूँ मैं, किसी से शादी करना चाहता हूँ, उसे देख रही थी, क्या कह रहे हो, वो जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, पर मैं नहीं जा सकती, यही मेरा घर है, बहुत सी जिंदगियाँ मुझसे जुड़ी हैं, मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ जाओ, मैं चाहता हूँ तुम सरदानी भी रहो, क्योंकि अब बहुत से काम मैं कानून के दायरे में रहकर नहीं कर सकता, इसलिए आप हैं सरदानी जी, पर मैं चाहता हूँ कि आप मिसिज वजदान भी बन जाए, मैं जंगल नहीं छोड़ सकती हूँ, यही रहो, मेरी हो जाओगी, यही बहुत है, मैं खुद आ जाया करूँगा मिलने, इनकार नहीं करना। मलका बेटी मैं बड़ी हूँ, हमारी सरदानी होती तो तेरा निकाह कर देती, पर वो जंगल की सरदानी रखना चाहता है, थारे को इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इसे अपना ले बेटी। वो चुप थी, इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। मलका बिना बीबी सही कह रही है, सरदानी होती तो थारा निकाह करवा देती, अब हम कोई ना आने हम अब हम को नहीं ना आने आगे थारी, अब हमारे आगे कोई नहीं चलेगी थारी, जैसे हमारा निकाह करवाया है ना धूमधाम से हम भी ऐसे ही करवाएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, काजल जुगनी आगे होके बोली, और अशाल की हंसी छूट गई थी। चलो सब इंतजाम को, सरदानी के निकाह का। वजदान इसके करीब आया था, उसका हाथ पकड़ लिया था। सरदानी जी, आई लव यू सो मच। ओए ओए होए, काजल जुगनी सब हंस पड़े थे, पूरे जंगल में सीटी बजने की आवाज़ें गूंज रही थी। और यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो गया, इसका पार्ट 2 भी है जो इंशाल्लाह मैं थोड़े ही देर में उसको भी पोस्ट कर दूंगी। मुझे बताइएगा आपको नावल कैसा लगा। नावल थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा मार पर मतलब कि मजलूम सी लड़की और हिचकिचाहट वाली लड़की से हटकर था, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई हुई थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना लैंग्वेज दूसरी थी, जैसे मारे को थारे को, जो पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसके बावजूद मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ और अब रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मसला हुआ होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, और कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।